अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग। देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और ऑलवेज़ कहती हूँ कि दुआएं देते रहना चाहिए, खैर की दुआ। अल्लाह पाक हम सबको जहाँ जहाँ जो आउट ऑफ कंट्री में, आउट ऑफ सिटी में, हमारे मुल्क में, तमाम इंसानियत के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करे। अच्छा, एक और बात, जब ऑफ कोर्स मैं आपके इंट्रैक्शन में आती हूँ तो आपसे मोटिवेशनल मैसेज शेयर करती हूँ। और हम हमेशा किन चीज़ों से सीखते हैं? माँ के पेट से? नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो कभी कभी कहूँगी कि किताबों में भी मैंने कहा बहुत सारे लोग इतने बाइल्म होते हैं, बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उन लोगों से सीखते हैं जो लोग दुनिया से सीखते हैं, जो इंसानियत से सीखते हैं, जो भी प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सीखने को मौका मिलता है। ऐसा भी होता है, मैंने बहुत सारे बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले लोगों को भी देखा है, वो ऐसे लोगों से सीख रहे होते हैं जिनके पास इतना शायद इल्म नहीं होता, लेकिन हम इतने इल्म रखने के बावजूद भी हम जाहिलत इतनी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे अंदर इल्म की कमी है या अमल की कमी है या इंसानियत की कमी है। ये कुछ क्लासिफिकेशन, कुछ क्राइटेरिया बन गया अजीब सा, जो मेरी समझ से बालातर हो गया। मैं कुछ शायद अगर मैं कुछ अपने अल्फाजों का चुनाव या मैं कुछ ऐसे अल्फाज मुंतखब करना चाहूँ, मुझे अल्फाज मिल नहीं रहे, क्योंकि मैं कहती हूँ शायद मेरी इस बात से किसी को दुख तो नहीं हो जाएगा, ये फील होता है मुझे। लेकिन मैंने देखा कुछ लोगों का तो एहसास ही मर गया, इंसानियत मर गई है, एहसास मर गया, फील मर गया, क्या हो गया? हम मुसलमान हैं, इसका भी हमें तमगा इम्तियाज मिलना चाहिए। क्या बात है, हम मुसलमान हैं, क्या हम लोग मुसलमान होने के वो तमाम हकूक अदा करें? इल्म की बात करूं, इंसानियत की बात करूं, मुसलमान होने की बात करूं, लेकिन मुझे लग रहा है हम छू के भी नहीं गुजर पा रहे हैं। हम तरबियत की बात करें, हम हुकूक की बात करें, मैं किस चीज की बात करूं? मेरे पास अल्फाज खत्म होने शुरू हो जाते हैं, या फिर अल्फाज का इतना बड़ा समंदर मेरे सामने आ जाता है कि मैं कहती हूँ मैं किस तरह ये समंदर को सबको सैराब कर दूं कि शायद कि मेरे मुल्क के मसले हल हो जाए, शायद लोगों के दुख कम हो जाए, शायद के लोगों के दुख कम हो जाएं, शायद लोगों के मसले ख़त्म हो जाएं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती कि कुछ लोग मसला हल करना चाहते हैं या कुछ लोग मसले पैदा कर रहे हैं। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आई। कभी कभी आपने देखा है एक लोग गाड़ी को धक्का दे रहे होते हैं, कुछ लोग पुशअप कर रहे होते हैं, कुछ उसको लटक के पीछे कर रहे होते हैं कि आगे ना बढ़े। समझ में नहीं आता कि राइट वे क्या है और रॉन्ग वे क्या है। तो बात मैं आज जो कहना चाह रही हूँ वो, सॉरी आप लोग बोलोगे ये इतना घुमा फिरा क्यों नहीं है? घुमा फिरा ये रही हूँ कि अपनी आंखों से, फटी आंखों से, खुली आंखों से मैंने देखा और न्यूज में देखा। अरे मेरे वतन के लोग हैं, मेरे लोग हैं, इंसानियत है, हम यहाँ रहते हैं, वी आर बिलोंग टू सिंध, पाकिस्तान। मैं कैसे कह दूं कि यार कुछ नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत दुख हुआ देख के, और फिर मेरा दिल किया मैं इसके मौजू पे बात करूं और सुनूं और लोगों तक पहुंचाऊं कि आखिर हुआ क्या है। ये क्या हमारा हक नहीं है? ये जमहूरियत अगर है तो मैं क्या अपनी आवाज नहीं उठा सकती? क्या मैं अपनी बात डिलीवर नहीं कर सकती? तो फिर खत्म कर दें, अगर ये सब फिर है ना, ये ड्रामा खत्म कर दें। मुझे ऐसा लगता है अगर हम अपनी बात ना कह सकें तो, अगर हमारे लोगों पर, हमारे एक इंसान के ऊपर, एक इंसानियत पर डंडे बरसाए जाएं और फिर एकदम घुमा फिरा दिया जाए, तो आज मैं चाह रही हूँ मैं इस मौजू पे बात करूँ। मेरा दिल है, मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना है और मैं आज ब्रेक ही नहीं ले रही। चलें आज हम ब्रेक नहीं लेते और हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही सीनियर लोग मेरे दरमियान मौजूद हैं और मेरे दरमियान यहाँ पर जो है एडुकेट जो है, जब एडुकेट की बात करते हैं तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, हमें कुछ लॉज नहीं मालूम होते और बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त रुकने राब्ता कमेटी के महफूज यार खान साहब, और ये साबिका MNA भी रह चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही सीनियर हैं,
तो मैं मिलवाती हूँ एडवोकेट महफूज यार खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत? आपका कीमती वक्त लिया। यानी एक अहम मसले पर है, इसलिए वक्त देना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, रेहान भाई भी मौजूद है, फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रेहान भाई हमारे बड़े अच्छे पुराने साथी हैं और बिल्कुल जी, एक्स एमएनए चेयरमैन है, एमएनए रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे महफूज भाई ने खुद ही बता दिया। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, कैसे? रेहान हाशमी इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और इस वक्त जो गुफ्तगू है, ऑफ कोर्स जब इनको पता चला, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फौरन जी, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। रेहान भाई आपके सामने आंखों से हुआ। मैं पहले महफूज भाई से बात कर लूं। जी महफूज भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कल की, परसों की बात का? देखिए, परसों जिस तशद्दुद, बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया गया, वो बहुत कम देखने में आया है। इतना जुल्म तो कश्मीर में भी नहीं कर रही है हिंदुस्तानी फौज। उसकी दो वजूहतें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये एमक्यूएम की पुरअमन रैली थी और हमने प्रेस क्लब पहुंचना था। ठीक है। लेकिन जब हम मेट्रोपोल पर आए तो पुलिस की गाड़ियां इस अंदाज से खड़ी हुई थी कि सीधे हाथ की टर्निंग खत्म हो गई थी। अब क्योंकि आगे मोटरसाइकिलों पे हमारे जो कारकुनान थे, तो उनको सामने का रास्ता क्लियर मिला तो वो सामने चले गए। सही। और उसके बाद रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। फिर आगे जाके शेरेटन होटल के लेफ्ट हैंड साइड पे उन्होंने टर्न कर लिया और हम बड़े पुरअमन तरीके से सीएम हाउस के गेट तक पहुंच गए बगैर किसी रुकावट के। ओके। वहां जाके हम लोग रुक गए। सही, बिल्कुल ठीक। और आपने देखा होगा कि हमारी जो खवातीन पीछे से आके उन्होंने लाइन में बैठ भी गई। ठीक है। सामने फिर पुलिस ने अपना पूरा हिसार बना लिया। मैं सबसे आगे पुलिस के बिल्कुल सामने था। ओके। तो बड़ा पुरअमन जुलूस था हमारा। उसमें बास खवातीन छोटे बच्चों को अपने गोदों में लिए हुए थीं। इसके मायने हम किसी तशद्दुद या किसी मार का आराई के लिए वहां नहीं जा रहे थे। हाँ, ये बड़ी काउंटेबल बात है कि अगर बच्चे मौजूद है तो आप लोगों को कोई ऐसा प्लान नहीं था कि हमने कोई हंगामा आराई करनी है। ओके, ठीक है। देखिए, इस अरसे में पुलिस की जो मूवमेंट थी वो मशकूक होती जा रही थी। ठीक है। और हमने भी उसको भांप लिया था। ओके। इन्होंने साजिश ये की कि हमारी जो मरकजी क़यादत वहां मौजूद थी जी, उनको सामने मुर्तुजा एक आध जगह लाठी चार्ज हुई थी इधर से आने वाले साथियों पे, उनके चोटें भी लगी थी। तो इस पे गुफ्तगू करने के लिए सीएम हाउस के सामने वाली जो गली है उसमें ये लोग मुर्तुजा वहाब या किसी और शख्स ने हमारी मरकजी क़यादत को वहां बुला कर बातचीत कर। अमीनुल हक भाई उसमें भी थे। अच्छा। हमारे फेडरल मिनिस्टर सारे। जी जी। उसके बाद अचानक मगरिब की चूंकि अजान हो गई थी तो हमारे एक साथी ने कहा कि सफ़े बना लें, नमाज पढ़ लेते हैं। ओके। अभी सब बंदी शुरू ही हुई थी कि इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, लाठीचार्ज शुरू कर दिया विदाउट एनी वार्निंग। देखिए, कानून के तकाजे पूरे करने के लिए मजिस्ट्रेट आता है या उस वक्त जो अफसर होता है डीआईजी या आईजी या एसएसपी, वो जो रैली को लीड करने वाले जो कायदीन होते हैं उनसे कहते हैं कि आप वापस चले जाएं या ना रुकें। तो उसके बाद फिर ये एक्शन होता है जब ना का सीगा पड़ा जाता है। ओके। ये रेड जोन ऐसा है कि इसी रेड जोन में असेंबली के सामने एक और जमात के कारकुन महीने भर से बैठे हुए हैं और वो रास्ता हाई कोर्ट के जजों का रास्ता भी बंद होता है। वो रास्ता बड़े बाजार पे जाने, असेंबली रोड पूरा बंद है गुज़िश्ता एक महीने से, वो भी रेड जोन में वाक़े है। तो ये जो इनफरादी अमल ये इसलिए था कि ये जो पुलिस है ये दहशतगर्दों और दहशतगर्द पुलिस है जो पीपुल्स पार्टी के कारकुनान को वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया गया है और इनको स्पेशली इस शहर में लाया गया एमक्यूएम को मारने के लिए। तो इसके लिए हम तैयार हैं और हमारा मुतालबा ये है जो हमारे कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कि आईजी को बरतरफ किया जाए
और जो जिम्मेदार अफसरान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारा जो एक साथी शहीद हुआ है मोहम्मद असलम, उसके लिए FIR दर्ज की जाए और ये FIR वजीर आला सिंध के खिलाफ दर्ज की जाए। मैंने भी एक FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त थाना सिविल लाइंस में दी है, जिसमें हमारे जो MNAs MPAs जो जख्मी हुए हैं उनकी कार्रवाई, उसमें भी मैंने ये दरख्वास्त वजीर आला के खिलाफ ही दाखिल की है। SHO ने अभी तक इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं की है। अगर कल तक हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम फिर कानून का दरवाजा खटखटाएंगे और FIR दर्ज कराएंगे। अच्छा, एक बात मेरे जहन में है, क्या समझते रेहान भाई कि अरे चले 2 दिन की गॉसिप है फिर भूल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि महफूज भाई ने तमाम जो वाक़यात हुए, रूनुमा हुए, पुरअमन एहतजाजी रैली जो कि जमहूरी अंदाज में अपने सख्त तरीन रिजर्वेशंस को पुरअमन तरीके से उसका इजहार करने के लिए MQM के कारकुनान और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। वहाँ पर वज़ीर आला हाउस का दरवाज़ा ओपन रहे, मोबिलिटी में मसला ना हो, तो सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस MPAs ने अपने हाथों से, और ख़वातीन जो हमारी MPAs हैं उन्होंने अपना हिसार बांधकर वहाँ पर खड़े हो गए थे। बिल्कुल दुरुस्त है और इसको चेक किया जा सकता है क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि मगरिब का वक्त हो गया था ऑलमोस्ट, और मगरिब की जमात वहीं पर अदा करने का ऐलान कर दिया गया था। और दौरान गुफ्तगू जब नेगोशिएशंस और डायलॉग चल रहा था पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, MQM की लीडरशिप का, तो यकायक वहाँ से शेलिंग शुरू हुई और लाठीचार्ज शुरू हुआ विदाउट अल्टीमेटम, विदाउट नोटिफिकेशन। लग रहा ये था कि ये वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो जहनी माइंडसेट है नफ़रत का, ये नफ़रत अंगेज़ी में होता है अमूमी तौर पे। इस तरह का अमल, आपका अमल आपके इंटेंट को ज़ाहिर करता है, आपकी नीयत को ज़ाहिर करता है। और जिस बेदर्दी से, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो चंद 10 में से एक होंगे जो रोक भी रहे थे, और 9 जो थे वो अपना ईमान का दर्जा रखकर लग रहा था कि वो मारने पीटने की तरफ आ रहे हैं। भागते हुए लोगों को, दौड़ते हुए लोगों को, आंसू गैस से बचने वाले लोगों को पीछे से डंडे बरसाए जा रहे थे। ये जहन की अक्कासी करता है और इसमें यकीनन MQM पाकिस्तान के कारकुनान को, बेगुनाह कारकुनान को माजी में भी मावराए अदालत कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। हम जब क्लेम करते हैं कि हमारे सैकड़ों कारकुनान को शहीद किया गया है तो हम उनकी खबरें बता सकते हैं, उनके वारिसों तक ले जा सकते हैं। शायद अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनान इतने बड़ी पैमाने पर शहीद होते या इतने बड़े पैमाने पे उनको गिरफ्तारियां किया जाता या FIR काटी जाती, तो यकीन जानिए घरों पे बैठे हुए थे, पार्टी का वजूद ख़त्म हो चुका होता। ये MQM है और MQM के कारकुनान हैं, MQM के साथ लोगों की हिमायत है, लोग हिरासा है ना, लोगों को इतना इस हद तक हिरासा कर दिया गया। एक आम कराचियाइट या उर्दू स्पीकिंग अमूमी तौर पे तस्वुर करता है कि अगर डंडे बरसाए जा रहे हैं, FIR काटी जा रही हैं या पुलिस बिला जवाज गिरफ्तारियां कर रही है, बेगुनाह गिरफ्तारियां कर रही है, तो एक आम आदमी का माइंडसेट ये होता है कि यार पीछे हट के बैठ जाओ भाई, ये तो हालात ख़राब हैं, कराची वाले ख़ास तौर पर। तो इतना हरासा किया गया माजी में भी और अभी भी, और इसके ऊपर मुतहरिक होना चाहिए। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन जब आप पॉलिसी एज अ डिज़ाइन करके दे दें कि आपने इस्तेहसाल करना है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना है, पॉलिटिकली आपने अपने अपोनेंट्स को ख़त्म करना है, तो उसके लिए तमाम हरबे अरबाब इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। मैं जब ये वाक़यात हो रहे थे और हम सारे सफ़र कर रहे थे, उसमें हमने देखा किश्वर बाजी हमारी MNA है, चेयरपर्सन है स्टैंडिंग कमेटी की, कैबिनेट सेक्रेटरीट की, फेडरल मिनिस्टर अमीनुल हक हैं, ये ऑलमोस्ट निढाल हो चुके थे, ये ऑलमोस्ट जो है ना नीम गनूदगी की हालत में आ चुके थे। इस तरह के कई लोग थे जो कि जिस तरह नहीं, जब गैस वगैरह जब ऐसी होगी, ऑक्सीजन की तो वैसी कमी हो जाती है। अच्छा चले, मैं आपकी भी बात नहीं करती रेहान भाई, ना मैं महफूज भाई की बात करती हूँ। एक बात है, मैं कॉमन जनरल बात करती हूँ, एक इंसान के, इंसानियत के नाते
वहां पर क्या ये लोग प्रोटेस्ट जो करने आए थे, क्या इनके पास हथियार थे, क्या इन लोगों के पास डंडे थे, क्या इनके पास पिस्टल थी, या इन लोगों ने कोई ऐसा पुलिस के ऊपर कोई तशद्दुद कर दिया या कोई आंसू गैस इन लोगों ने फेंक दी? ये अपनी बात अपना डिलीवर करने आए थे, ये इनका राइट्स था। हमारे कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? या बात कर रहा हूँ जी। या भाई, क्या पूछना है आपने? पहले तो दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सलाम हो। रेहान भाई तो हमारे इलाके के ही बंदे। देखिए, बात ये कि मैं पहले तो वाकई जो किसी पे भी एक नाइंसाफी और पुलिस का काम लोगों की मदद करना है, तशद्दुद करना नहीं है, और ब्रूटली चीजें करना ये एक बड़ी अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों के दिलों में नफरतें पैदा होती। लेकिन क्यों रेहान भाई बैठे, रेहान भाई से मैं कहना चाहूँगा, रेहान भाई मसला ये कि देखिए, आपकी एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोलूजन में भी है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार बहुत होते हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची के से जो वादे किए गए हैं वो खान साहब ने भी पूरे नहीं किए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबियां हैं। उसमें ज़ाहिर बल्दियाती निजाम का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें आज अल्लाह का शुक्र है कि वो एक तस्फिया हो चुका है। लेकिन मैं रेहान भाई आपसे कहूंगा, क्योंकि आप तो इलाके में घूमते भी हैं, मुझे नजर भी आते हैं, तो वो एक जो लोगों से इंटरेक्शन है, वो लोगों की तकलीफ है, उसको मदावा जब तक नहीं होगा वो किसी ना किसी जरिए से, तो वो लोग जाहिर फिर आपसे मुतनफिर में होंगे। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से रास्ते में रहें। और यकीनन देखें, बात ये कि यहाँ लिसानियत की बात नहीं हो रही, कराची में रहने वाला हर शख्स कराचीइट है और उसकी तकलीफ हर एक को महसूस होनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि आप लोग इस सिलसिले में फेडरल गवर्नमेंट से भी बात करें, क्योंकि आप लोग कोलूजन में हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। मैं आपकी बात बिल्कुल, हम रेहान भाई क्या कहते हैं? जी, मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूं। इनका शुक्रिया, इनकी मेहरबानी। देखें, कोलिजन गवर्नमेंट में है और कुछ शराइत पर हैं, और वो शराइत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर थी। हमने कोलिजन गवर्नमेंट का हिस्सा इसलिए बने कि कराची पैकेज की बात की, हमने अपने लीगल दफातर खुलवाने की बात की, हमने हमारे जो कारकुन मिसिंग हैं उनको उनकी बाजियाबी की बात की, हमने कराची पैकेज के ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया, 2 दफ़ा हमने फेडरल मिनिस्ट्री छोड़ने की भी बात की। और आज मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 80% जो काम कराची में हो रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट के जरिए PWD करवा रहा है। जो MQM का मुतालबा था, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में सेवरेज का काम हो, पानी का काम हो या सड़क की तामीर का काम हो, 80% काम अभी फेडरल गवर्नमेंट के पैसे से हो रहा है। क्योंकि नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग तकरीबन 12 सालों से कॉल नहीं की गई। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट PFC करके कराची को कराची का हिस्सा दे, जो कि अरबों अरब रुपए है, जो ताहाल नहीं मिल रहा। कराची वाले टैक्स जो दे रहे हैं, कराची का टैक्स कराची पे नहीं लग रहा, कराची के टैक्स से पूरा निजाम चलाया जा रहा है, हुक्मरानी की जा रही है, और कराची के दिए हुए टैक्स के पैसों से ही कराची वालों पर शेलिंग भी की जा रही है। ये बदकिस्मती है। मैं एक और अर्ज करूं, देखिए, परसों का जो वाक़या हुआ है उसमें लग ये रहा था कि आज़ादी की जद्दोजहद करने वाले जो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, उन पर अंग्रेज साम्राज्य कैसा जुल्म करता होगा, वो लग रहा था कि उन्हीं के पैरोकार हैं ये। आज पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के ऊपर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करने वालों के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई, ये इंतहाई लम्हा फिक्रिया है। इस पर मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला ने कल एक्शन भी कुछ लिया है। बज़ाहिर तो उन्होंने स्टेटमेंट्स तो दिए हैं, अल्लाह करे इसमें कोई हकीकत हो, कोई प्रैक्टिकली करके दिखाएं। देखें, जमहूर की अगर बात करें ना, आप जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप जमहूर का ख्याल रखते हैं। आदादी अक्सरियत से यक जुम्बिश कलम किसी कानून को पास कर लेना, तरामीम को पास कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप फोरम ऑफ द हाउस नेगोशिएट करते हैं, टेबल किया जाता है, डिलाइब्रेशंस होती हैं, नेगोशिएशंस होती हैं, डायलॉग होता है, मुबाहिसा होता है। रेहान भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर देखें, CM साहब का एक बड़ा एक जाहिर बात है, एक डेजिग्नेशन है, और वो हमारे लिए ही मुकर्रर हुए हैं। हमारी कराची की जितनी भी पब्लिक है, तमाम इनकी सर्विसेज हैं, ये सिविक सेंस भी हम कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो फॉर एग्जांपल उनकी कोई काबीना आ जाती, देन कि भाई हम लोग आपस में डायलॉग करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में इतना जो ह्यूमर बना, लोगों पे तशद्दुद किया गया कि हमारे अपने लोग, आप लोगों ने अपने समझे नहीं क्या? आप लोगों ने आज हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना। या छोटी सी ब्रेक लेंगे, रेहान भाई भी मौजूद हैं और महफूज यार खान साहब भी। छोटी सी लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम बैक। बात हो रही है आप लोगों की थोड़े, हम कहते हैं ना कि सिविक सेंस भी, जिसमें हमने कुछ अनमैनरेबल हरकतें की हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये सीट है ना, सीट, ये कुर्सी, इसकी रिस्पेक्ट ये है कि हम आपकी अगर खिदमत करें तो ये सीट की इज्जत और वकार जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इसकी कदर इसलिए करें कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरी ईगो है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन या सीट्स, आप एमएनए हैं या मिनिस्टर हैं, तो आपको तो आवाम के लिए मुंतखब किया गया, ना कि उनके सर पे डंडे बरसाने के लिए। अगर वो आपसे मुतमईन नहीं है तो आप उनको सेटिस्फाई करें। ये आपका कानूनी, आप ह्यूमन राइट्स कहलाता है कि आप उनको मुतमईन करें कि हम आप ही के लिए हैं। लेकिन आप अगर ईगो दिखाएं, जी हमें ना सिखाएं, हमें ज्यादा, आपसे ज्यादा बेहतर पता है, अगर इसी बात को आप बड़े तरीके से भी कर सकते हैं तो वो मेरे ख्याल में वो आपकी बात को भी समझेंगे। ऐसा नहीं है, आप उनको क्लियर करें, समझाएं, क्योंकि आपका राइट। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है भाई साहब, कहाँ से? मैं लाहौर कराची से एजाज जिलानी बात कर रहा हूँ। जी भाई, क्या पूछना है आपने? पूछना तो यह है कि मैं थोड़ी सी अपनी राय देना चाहूंगा कि जो परसों किया है पीपल्स पार्टी ने, जी जी, इंतहाई मुतासिर अंदाज में, जबकि छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए खवातीन जो है वहाँ मौजूद थी, अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रही थी, तमाम कारकुनान इंतहाई पुरअमन अंदाज में मौजूद थे। मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा हूँ सईद गनी साहब की, जो कह रहे हैं कि वहाँ कोई लाठी चार्ज नहीं हुई, कोई, यानी हमारे एक साथी असलम भाई शहीद हुए, उनसे ही डिनाई कर दिया कि कोई शहीद नहीं हुए, हमने हॉस्पिटल खंगाल लिए, कोई जख्मी नहीं है। इतनी भिटाई और मुतासिब अंदाज में झूठ बोल रहे हैं कि क्या कहा जाए इनको। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बस मैं तो मोहतात अल्फाज में यही कहूँगा, क्योंकि ये ताज्जुब के अंदर इतने नीचे चले गए हैं, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है इनके लिए ना। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम तो दुआ गो हैं। और इनको ये जब इक़्तिदार के नशे में, असल में ये इतने बदबख्त हैं कि इनको कुछ भी नजर नहीं आता। कराची के लिए अगर तुम्हें 13-14 साल से बिला शिरकत गैर इक़्तिदार मिला हुआ है तो खुदा के वास्ते कुछ खिदमत कर लो। 4-5 साल तुमने बल्दिया को रौंद दे रखा, तो उसके बावजूद आज जो है इतनी भिटाई से, यानी जुल्म की इंतहा, जुल्म करने के बाद रोने भी तो नहीं दे रहे। वो मासूम बच्चों को ले लेके रोडों पे औरतें भाग रही हैं आंसू गैस से बचने के लिए, उनके पीछे लाठियां बरसा रहे हो, छोटे बच्चों को पानी तक नहीं दिया जा रहा। ये मैं अली शाहिद होने की वजह से बात कर रहा हूँ। और वहाँ भिटाई से सईद गनी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अपना ये पैगाम मैं देना चाहता था कि भाई इक़्तिदार जो है ना, ये आनी जानी शय है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। बेशक, तो जरा जी, तो इस मकाफात अमल का इंतजार कीजिए प्लीज। हाय हाय, बड़ी मेहरबानी भाई, आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। अच्छा जी, बात वाकई में कि कितना छुपाएंगे। रेहान भाई क्या कहते हैं, वो जो वीडियोस देख रहे हैं, अब उसके ऊपर हम कितना पर्दा डालेंगे, वो तो फेयर है ना। अब तो सोशल मीडिया बहुत फास्ट है, आप कहीं झूठ तो बोल ही नहीं सकते। अब वो हमें ओपनली नजर आ रहा है, वाकई में खवातीन दौड़ रही हैं, पुलिस वाले जो है ना कॉलर से पकड़ पकड़ के एक धक्का रेजी चल रही है, वो सब। देखिए, महफूज भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है अभी, जी सर, कि जो डिक्टेटर्स, जो कि जमहूरियत के लिए एंटीथेसिस के तौर पर समझा जाता है, जब महफूज भाई का अपना एक एक्सपीरियंस है, इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक डिक्टेटर्स के दौर में इस तरह का बर्बरियत, फाशिज्म नहीं देखा इन्होंने। तो ये जमहूरी चैंपियंस के दौर में मेरे ख्याल है बहुत ही कर्मनाक है। और एक और चीज़ देखें, असेंबली, सूबाई असेंबली हो, कौमी असेंबली हो, ये अवामी नुमाइंदे जो कि मुंतखब होकर अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। किसी अवामी नुमाइंदे को अगर किसी मखसूस लसानी इकाई से ताल्लुक़ रखने की वजह की से उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, तो ये दरअसल उस सूबाई असेंबली के मेंबर के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे गए, ये पूरी सूबाई असेंबली के मुंह पे थप्पड़ पड़े हैं। ये सूबाई असेंबली के दीगर अरकान और लीडर ऑफ द हाउस ये समझें, और स्पीकर सूबाई असेंबली को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि ये वो कौन सा अमल है जो कि सूबाई असेंबली के मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि बताया गया उसको कि ये प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर है, और जिस तरीके से उसको लेकर गए हैं एक्शन होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए काफ़ी था कि आपके इस
इस रवैये की वजह से लोग मुतहर्रिक हुए हैं। वो लोग जो डर रहे थे आज बोल रहे हैं कि भाई आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कल तक डर रहे थे लोग आपकी बेहूदगी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, काफी देर आपने होल्ड किया, इसके लिए माजरत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तमाम टीम को, रेहान भाई को, महफूज यार खान साहब को मेरा सलाम। वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी सर। कि पिछले 1 महीने से 29 दिन से एक जमात सिंध असेंबली के गेट के ऊपर भैंस बांध के बैठी हुई है। उनके वहाँ फूड स्टॉल्स भी चल रहे हैं, उनकी वहाँ पिकनिक पार्टीज भी चल रही हैं। उन पे तो पीपल्स पार्टी ने कभी शेलिंग नहीं की, इस हुकूमत ने, इस सूबाई हुकूमत ने उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, उनको डंडे नहीं मारे। हम खुद भी बड़े परेशान थे क्योंकि उनको डंडे नहीं पड़ रहे थे, उनको ऊपर शेलिंग नहीं हो रही थी, उनको चमाटे नहीं पड़ रहे थे। जबकि सूबाई हुकूमत का वतीरा तो ये रहा है, आप लोग मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि अभी 1.5 महीने पहले अंधे नाबीना जो देखने की जिनको कुव्वत अल्लाह ने जिनको नहीं दी, वो अपने हुकूक के लिए वो मार्च करते हुए सीएम हाउस आना चाह रहे थे, तो उनको डंडे मारे गए, उन पे गंदा पानी फेंका गया। जो असातिज़ा, खवातीन असातिज़ा, लोकल बॉडीज की टीचर्स मार्च करना चाहती हैं सीएम हाउस की तरफ, उन पे गंदे पानी के टैंकर से पानी फेंका जाता है और उनकी बेहुरमती, बेतौकीरी की जाती है। जो अंधों को मारे, जो खवातीन और बच्चों को मारे, जिनका वतीरा ये हो। मेरा सवाल तो ये है, उन्होंने 29 दिन ऐसे एंटरटेन कर लिया और ऐसा एंटरटेन किया कि रोज नासिर हुसैन शादी बैठे होते थे, वकार मेजी भी बैठे होते थे, मुर्तजा वहाब का भी डेलीगेशन आया हुआ होता था। इनसे यहाँ चंद घंटे एक जमात, जो इनको पता है कि वो इनके मुखालिफ जमात है, चंद घंटे नहीं बर्दाश्त हुआ इनसे। तो भाई अगर लोग कह रहे हैं कि वो जो धरना करा रहे थे वो भी सूबाई हुकूमत करा रही थी, उसकी एक वजह ये भी है कि इनका एक एमपी है शकूर साहब लियारी से जमात इस्लामी के, वो आज तक हुकूमती बेंचों पे बैठे हैं। ये कौन सी मुनाफिकत है? क्या आप नस्ला टावर के अगेंस्ट एप्लीकेशन भी लगाते हैं, फिर आप उसे गिरते हुए जब देखते हैं तो खड़े होकर सियासत भी करते हैं, हुकूमती बेंचे भी नहीं छोड़ते, धरना भी देते हैं, पीपल्स पार्टी आपको एंटरटेन भी कर रही होती है। लेकिन ये एक नस्ल परस्ती की तरफ चीजों को लेके जा रहे हैं कि एक जमात जो कि एक नारा लगाती हुई आ रही है, जो किसी एक मखसूस शहर या मखसूस कौम की नुमाइंदा कह लें कि वो माजरत के साथ रेहान भाई, मुत्तहदा नाम रख लेने से ना कुछ भी नहीं होता। मतलब आपके पास लोग वो एक मखसूस लोग थे जिन पे शेलिंग हुई, जिन पे पथराव हुआ, जिनको चमाट पड़े। बात ही ठीक ऐसा क्या। और फिर पीएसएल, मेरी बहन रेहान भाई भी बैठे हुए, आप भी बैठे हुए, माजरत के साथ मेरा जुमला थोड़ा सा तल्ख है, भले इसको एडिट कर दिएगा, कि जिन्होंने सारी उम्र मुर्गे लड़ाए वो आज पीएसएल की फिक्र कर रहे हैं। भाई पीएसएल की इतनी फिक्र थी तो नहीं करते ना शेलिंग, नहीं करते लाठी चार्ज, बात तो आपकी आप रुक जाते, बिल्कुल सही निकलने देते, टीमों को निकलने देते। रोड तो खुले हुए थे ना, रोडों पे थोड़ी बैठे थे, गली में बैठे थे ना। आपकी टीम ने जहां से निकलना, हम भी इसी शहर में रहते हैं, हमसे ज्यादा इस शहर की गलियों को, इन रोडों को थोड़ी सीएम साहब जानते होंगे या नासिर हुसैन शाह साहब। ये तो गोटकी से, दादू से, चंबड़ से, शहदादपुर से आते हैं कराची की हुकूमत करने के लिए। इन्हें तो यहाँ की गलियों का, रोड का भी नहीं पता, रस्तों का भी नहीं पता होगा। भाई वो तीनों रास्ते जो होटल से निकल के आने थे और होटल तक जाने के, स्टेडियम से आने जाने के 3 रास्ते हैं, वो तीनों रास्ते खुले थे। ये जो लोग बैठे हुए थे ना, जिनकी तादाद भी इतनी नहीं कि वो एक मखसूस गली में बैठे हुए थे, क्योंकि सीएम हाउस से मुलाकात रोड बनती है, आपने वहां पे की। इट मीन्स कि आप पीएसएल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में आप रखना चाहते हैं। भाई आप नहीं करते ना शेलिंग। 29 दिन एंगेज किया हुआ था ना आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को, 29 घंटे इनको भी कर लेते, क्या चला जाता। माजरत के साथ मेरी बात अगर किसी को नहीं मेरे भाई, आपका राइट है, बिल्कुल एक ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल आपका हक है, आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने काफी अच्छी डिटेल में बात की, थैंक यू। मैं एक चीज रिकॉर्ड पर रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बर्बरियत और जिस तरीके का रवैया ये एमक्यूएम के साथ कुछ है, ख्वाह हमारे साथी को कोर्ट के अंदर कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, और रोड पर हमारे साथ कुछ है। बाकी तमाम जमातें, ये जो कॉम्प्रस जमातें हैं जिन्होंने भी सिंधी कल्चरल डे मनाया था, वो खुलेआम पाकिस्तान के खिलाफ नारे मार रहे थे, मोदी की तस्वीर लेके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे, सिंधु देश की बात कर रहे थे, और रेंजर्स उसके साथ साथ चल रही थी। तो ये जो फर्क है, हमारा कारकुन अगर गलती से
डैक बजा ले अपने दफ्तर में, जो हमारा जाती दफ्तर है। हमारे दफ्तर तो खोले नहीं गए ना। मैं रिकॉर्ड पे ये चीज रखना चाहता हूं कि जब नेमतुल्लाह खान साहब नाज़िम थे कराची के, मैं उस वक्त पॉलिटिकल सेक्रेटरी और पॉलिटिकल एडवाइजर था, लियाकत जतोई की हुकूमत थी, चौधरी शुजात वजीर दाखिला थे। तो जमात इस्लामी ने प्रोग्राम बनाया कि वो सीएम हाउस पे आएंगे। हमने इंतजामी की मीटिंग करके सबको कह दिया कि भाई इनको गेट तक आने देना। अच्छा, ठीक है। और इनकी गाड़ी आके गेट पर रुक गई, जिसपे माइक वगैरह थे। ओके। और नेमतुल्लाह खान साहब ने गेट पे खड़े होकर तकरीर शुरू कर दी। ओके। चौधरी शुजात साहब जो वजीर दाखिला थे वो आए हुए थे। उन्होंने अबू बकर शेखानी एक हमारे एमएनए थे, इंतकाल हो गया जी। हलीम सिद्दीकी वो भी एमएनए तो जमाने मुस्लिम लीग के, और एजाज शफी, ये तीनों मुस्लिम लीग के कौमी असम्बली के अरकान थे। और मुझे बीइंग द पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुझसे कहा जाओ। मैं आया, उनके मजमे से ही मैं ट्रक पे सीढ़ी से ट्रक पे चढ़ गया। क्या बात है। और नेमतुल्लाह खान साहब से मैंने माइक लिया ओके। और उनको जवाब देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद मुझसे माइक ले लिया गया। वो जो मेमोरेंडम था वो मैंने ले लिया। ओके। और उसको आके चीफ मिनिस्टर को और अपनी टीम को दे दिया। उस पर फिर हमने अमल दरामद किया। अच्छा, हमने ये प्रोग्राम रखा था कि अगर ये आएंगे तो हम गेट खोल देंगे और ये सारे लोग जितना जुलूस है ये अंदर सीएम हाउस में आ जाए। वहां पर हम इनको मशरूबात और तवाज़ो करेंगे, इनसे मेमोरेंडम ले लेंगे। हम चाहते तो इनको शाइन कॉम्प्लेक्स में रोक सकते थे, पीसी के सामने रोक सकते थे। सही। ये जमहूरी हुकूमतों का वतीरा नहीं है। ओके। ये जो है जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत का दुश्मन है, क्योंकि ये खुद आमरियत की पैदावार है। इनके जो बानी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उन्होंने ये कहा मिनॉरिटी में होने के बावजूद कि इधर तुम इधर हम, और शेख मुजीबुर रहमान को तस्लीम नहीं किया, दो प्राइम मिनिस्टर्स की बात की, तो आज यही जमात इस सूबे को तकसीम की बात कर रही है जीएसएन के साथ बैठकर। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा रिक्वेस्ट कर लूं सर, आप काफी देर होल्ड किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी शहजाद भाई। हेलो। अच्छा, ड्रॉप हो गई काफी देर। अच्छा रेहान भाई, जिस तरह अभी इतनी बड़ी कहते हैं ना, बहुत बारीक भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का एक टाइम अपनी पार्टी को दिया हुआ होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। इसका सोल्यूशन आपकी नजर में अब क्या है कि अब आपके साथ इनका क्या है? सिंध हुकूमत आपकी किस हद तक बात मान रही है? देखिए, महफूज भाई ने जो तारीखी हकायक बताए, तल्ख हैं हकायक, और इस तलखी को मलूज़ खातिर रखते हुए लोगों के दिलों में, ज़बानों में भी अभी तलखी मौजूद है, इसी वजह से, क्योंकि वो सह चुके हैं तमाम चीज़ों को। लेकिन देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान वो जमात है जो कि पाकिस्तान की वहदानियत की बात करती है, इंटीग्रेशन की बात करती है, जोग्राफियाई सालमियत की बात करती है। उसकी वजह यह है लॉजिकल कि बानियान पाकिस्तान की औलाद और अपने बड़ों से पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान के क़याम की बात सुनते हुए आए, और पाकिस्तान खून में रचा बसा है। तो पाकिस्तान की दीगर जो लिसानी इकाइयाँ हैं उनकी इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं, यानी कि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी या महाजिर कम्युनिटी इस पाकिस्तान में दीगर इकाइयों के लिए एक सिंबल है फॉर इंटीग्रेशन, एक बाइंडिंग फोर्स है वो, चाहे वो ज़बान की सूरत में हो या सकाफत या रस्म व रिवाज की सूरत में हो। वो नाकाबिल अंदेश हैं जिनको नहीं पता चीज़ों का, रस्म व रिवाज का, सकाफत का, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद का, 1857 की जद्दोजहद का, रेशमी रुमाल तहरीक का, खिलाफत मूवमेंट का, या यहाँ पर एबटाबाद तक या बालाकोट तक जो मुजाहिदीन आते रहे, और उसके बाद फिर सर सैयद अहमद खान की जद्दोजहद, फिर अकाबरीन पाकिस्तान, और 1906 के इलेक्शन, और 1906 के इलेक्शन के नताइज, और उसके बाद 47 क़याम पाकिस्तान, और उसके बाद हिजरत। ये सब चीज़ों को लोगों को नहीं पता, तो वो लंबी लंबी छोड़ते रहे, फेंकते रहे। हमारे खून में बसा हुआ है ना। जी, जो मेरे भाई ने अभी बात कही, बात दुरुस्त है। मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ कि हम मुत्तहदा इसलिए बने क्योंकि हमें सिंबॉलिक एक रोल अदा करना है पाकिस्तान की तमाम लिसानी इकाइयों को यकजा करने का। हम मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, जेलों में गए, जेलों में जा रहे हैं, FIR कट रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को
वही नजरिया है, पाकिस्तान की हिफाजत करने का बेड़ा उठा के रखना है, भले से हम पे इल्जाम लगाएं। फातिमा जिन्ना से ज्यादा मुहिब वतन कोई हो सकता है, तो उनको गद्दार वतन क्यों बनाया गया? जिस शख्स ने, मैं माजरत के साथ, लेकिन ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, साईं GM सैयद महफूज भाई मेरी तस्दीक करेंगे, पूरे खित्ते से एक वोट मिला था मुस्लिम लीग को, जिसने पाकिस्तान का वजूद कायम किया। GM सैयद साहब को गद्दार वतन बना दिया गया। तो यहाँ पर जो हुब्बुल वतनी का अमली मुजाहरा करेगा उसको ये सब चीज़ें सहनी पड़ेंगी। हम सहने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। और देखें, इन्होंने एक बात की, देखें आज MQM का वो बयानिया जो MQM का मेयर, MQM के लोग, MQM के कारकुनान, जिम्मेदारान, UC की सतह तक लोग, वो बयानिया जो कह रहे थे कि बेख्तियार मेयर, लाचार मेयर, बेख्तियार बल्दियात, निज़ाम का ना होना, वसाइल की अदम दस्तियाबी, आज कम से कम हमारे उस बयानिए के ऊपर तमाम जमातें तो बोल रही हैं। आज कौन सी एक ऐसी जमात है मार्क्सवादी पीपल्स पार्टी के जो इस बयानिए को, जो कि साल से MQM कहती आ रही है, नहीं दोहरा रही? तो ये समझ जाएं कि आपका बयानिया फॉलो हो रहा है, आपकी तकलीद कर रहे हैं। आपका वो बयानिया जिसको रद्द करते थे 2013 में, आप एहतजाज कर रहे थे, MQM पाकिस्तान सूबाई असम्बली के बाहर आकर एहतजाज करी थी 2013 के इस कानून के ऊपर, तो किसी जमात ने साथ नहीं दिया। आज कम से कम वो बोल रहे हैं। आखिरी बात, MQM का स्टांस या MQM का मुतहर्रिक होना इतना खतरे का बायस है साहिब इख्तिदार के लिए कि हमारी 2 घंटे की रैली भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि दीगर लोगों को बायस खतरा नहीं समझते वो, और हमारा मुतहर्रिक होना 2 घंटा भी मेरे ख्याल इनके लिए काफ़ी तकलीफ का बायस बना। मैं गुजारिश भी करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अक्ल और शऊर की बात करें, मिलकर पाकिस्तान को और सिंध को बेहतर करने की कोशिश करें। जिनके हकूक गज़ब किए गए उनको हकूक दें, चाहे वो मतरूका सिंध ही क्यों ना हो। जो पाकिस्तान लेकर आए थे पाकिस्तानी, जिन पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो अपने हिस्से की जमीन भी लेकर आए थे। तो मिलकर बैठकर मसले को हल करने की जरूरत है, वो कानून, आइन और उसकी पासदारी करने की जरूरत है। अच्छा, जब मेयर साहब, ऑफ कोर्स वसीम अख्तर साहब जब मुकर्रर हुए थे तो वो 4 साल तक यही कहते रहे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, तो वो किस टाइप के इख्तियारात की बात कर रहे थे महफूज साहब? देखिए, तमाम जो भी मेयर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जी सर, जो इस वक्त जमहूरियत की हम बात करते हैं, उनके पास हायर एंड फायर के पावर्स होते हैं। तमाम इदारे होते हैं। 2002 के बल्दियाती कानून में 212 इदारे जो थे वो मेयर के ज़ेर असर आते थे। उनसे जनरेशन होती थी फंड्स की और फिर बल्दिया चलती थी। आपने 2013 में कुछ इदारे छोड़ दिए और उसके बाद आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अलग एक वो बना के अथॉरिटी उसको कायम कर लिया। वाटर बोर्ड को आपने अपने ज़ेरे नगर, ये 3 बड़े बड़े 4 इदारे, इनके बारे में यूँ चूँकि आम आदमी का इसी से वास्ता पड़ता है। उस वक्त हम ये लड़ते रहे, कहते रहे और कि भाई मेयर के पास जब फाइनेंसेस ही नहीं होंगे तो मेयर का तो इख्तियार, ये कहते हैं पैसा दिया। ये जो मेयर को जो भी पैसे देते थे कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, वो तो तनख्वाहों में और पेंशन में चले जाते थे। अच्छा, जितने पैसे दिए हैं उसका ऑडिट करा लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो इतने ही पैसे होते थे जिसमें आप अपने लोगों को तनख्वाह दे पाए। आज भी अपना KDA के मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आज भी बल्दिया के लोगों को पेंशन्स नहीं मिली हैं। मेरी एक क्लाइंट है जो अभी 2 साल पहले रिटायर्ड हुई हैं, डॉक्टर रेहाना अली शाह, 2 साल हो गए। उनकी पेंशन की और उनके जो बेनिफिट्स की फाइल अभी तक गायब घूमती फिरेगी, देंगे नहीं। आदमी को रुला रुला के मार देंगे। मेरा कहना यह है कि जो आइन में 170A में जो इख्तियारात हैं मेयर के, वो बहाल हो। ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पुलिस मेयर के अंडर होनी चाहिए। इंतजामी यूनिट्स जो काम कर रहे हैं इसमें बल्दियाती इदारे और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, जितने, आपने क्या किया कि ये सब वापस लेके, एक दफा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन करके तालीमी इदारे खत्म कर दिए थे,
अब किसी ना किसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियां वगैरह बन गई, इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था नेशनलाइज करके, लोगों ने फिर जोड़ जोड़ के अपना काम कर लिया। आज पीपुल्स पार्टी की ये मुतासिब हुकूमत ये चाहती है कि हमारे जो शहर कराची के रहने वाले, खा वो पंजाबी हों, पठान हों, सिंधी हों, मुहाजिर हों, पख्तून हो, जो भी हो, इनकी रोटी रोजी का रास्ता बंद कर दें ताकि ये शहर को छोड़कर जाने लगे। सर एक बात, कल परसों की बात, बहुत ही ये एक हमारा जो टॉपिक है ना, ये बेशक हम लोग अपनी जो ये मतलब आप लोगों के साथ, हमारे साथ जो हो रहा है पूरी सिंध हुकूमत के साथ कहूंगी, या मैं अगर लसानियत की बात करूं तो बिल्कुल ओपनली, जैसे कहते हैं ना, अलल ऐलान जैसे जंग हो गई ऐसा लगा। तो खवातीन के ऊपर थोड़ा सा भी फील नहीं हुआ जब परसों ये इम्प्लीमेंट हो रहा था, चलो वही मर्द हजरात को पकड़ा जा रहा है कुछ है, तो एक बार भी किसी को ये फील नहीं हुआ कि हम अगर ये डंडे बरसा रहे हैं या पुलिस को भेज दिया है, आंसू गैस फेंक रहे हैं, तो वहाँ कुछ बच्चे भी होंगे, खवातीन भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, कुछ फील नहीं होगा रेहान भाई? कुछ तो इंसानियत होती है ना, क्या कहते हैं? देखिए जो तर्ज अमल इख्तियार किया गया ना, इसके लिए तो जब ऑर्डर पास किया जाता है तो कुछ ना कुछ तो इसको जज किया जाता है। अंग्रेज साम्राज्य की सोच रखने वाले लोग वो तो सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे ना, उनके सब्जेक्ट्स हैं। ये अर्बन सिंध की पॉलिटिक्स अलग है। अर्बन सिंध में लोग एमपी एमएनएस को अपने दरमियान देखना चाहते हैं, देखते रहे हैं। एमक्यूएम के पार्लियामेंटेरियन उनके दरमियान होते थे, लोग पूछते भी हैं, सवाल भी करते हैं, मौजूद भी होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिंधी भाई जो मुतवस्सित तबके के गरीब जो सिंधी हैं, उनके साथ जिस तरह इस्तेहसाल ज़्यादा रखा गया, ये बुनियादी तौर पर वही सोच की, उसी सोच की अक्कासी है। वहाँ पर निजी जेलें बना देते हैं, उनको बाउंड करके रखते हैं। अमूमी तौर पर ऐसा होता है। हम तो अगर बात कर रहे हैं अगर बाख्तियार होने की, बाख्तियार मेयर की, रूट लेवल डेमोक्रेसी की, तो उससे फैज़याब सिंध में रहने वाला हमारा एक सिंधी भाई भी होगा। और अभी रिसेंटली वसीम अख्तर साहब के बयानात को तोड़ मरोड़ के सियाक और सबाक से हटकर बिल्कुल बयान किया गया। बिल्कुल एक माइंड सेट है, ये हम भी कहते हैं कि ये एक सर्टन माइंड सेट है, लेकिन वो माइंड सेट की बात कर रहे हैं। जागीरदारों में या जो जमींदार हैं, मैं ऐसे अच्छे लोगों को भी जानता हूं जो कि अल्लाह वाले लोग हैं, लेकिन जो अक्सरियती है बुनियाद पर कर रहे हैं, जिन्होंने निजी जेलें बनाई हुई हैं, जिन्होंने इस्तेहसाल ज़्यादा रखा हुआ है, जिन्होंने औताकें बनाई हुई हैं स्कूलों के अंदर, ये तो एक सर्टन माइंड सेट की रिफ्लेक्शन है बुनियादी तौर पर। कि अगर एमक्यूएम आज बात कर रही है इक्वलिटी की, हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम की, तो उसमें एक गली में, कराची की एक गली में रहने वाला सिंधी हो, महाजिर हो, पठान हो या कोई भी हो, वो मुस्तफीद होगा। पानी नहीं आ रहा तो सब क्या नहीं आ रहा ना, वो ये देख कर थोड़ी आ रहा है कि पानी जनाब ये किस कौमियत का है। हम कराची की बात कर रहे हैं। एमक्यूएम के किसी एक स्टेटमेंट में बताएं कि जिसमें कहा होगा महाजिरों की बात कर रहे हैं। हाँ, महाजिरों के साथ हमको जुल्म होता हुआ महसूस हो रहा है, हम देख रहे हैं कि खास तौर पर मुतासिबाना तर्ज अमल हो रहा है, तो हम बोलेंगे ना भाई। लेकिन अगर हम हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम की बात कर रहे हैं, तो उस हकूक़ की मुनसिफाना तकसीम में हमारा सिंधी भाई हो, पंजाब में रहने वाला हो, कराची में जो रोजगार के लिए आया है वो हो, तो सबके लिए बात कर रहे हैं। कराची में अगर आबादी जो आज़ाद ज़राए कहते हैं तकरीबन 3 करोड़ है, लेकिन आपने जो डेवोल्यूशन जो होनी चाहिए, जो वसाइल देने चाहिए, वो बिल्कुल महफूज भाई ने सही कहा, शॉर्टफॉल है। आप क्योंकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, जो कराची को पैसे मिलने चाहिए इन रिटर्न, जो पहले टैक्स कलेक्ट हुआ करता था, नाजमीन पहले टैक्स कलेक्ट किया करते थे, वो एनएफसी के जरिए चला गया, जीएसटी के जरिए चला गया, एनएफसी के जरिए वापस आना था, लेकिन वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं गया। उसमें 18वीं तरमीम की रूह जो है वो बिल्कुल फना कर दी गई। अनफॉर्चुनेट है ये, वक्त है, लेकिन ये सब चीजें कौमें बनती हैं, उसमें सैकड़ों साल लगते हैं। मैं नाउमीद नहीं हूँ, कौम बनने में हमें टाइम लगेगा। मिन हसल कौम हमें सोचना चाहिए बेशक। यानी कि अगर हम अपनी कौम को लेके साथ चलेंगे, हम इस सबको साथ लेके चलना है, क्योंकि हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, तो इसमें जो जिसके जो हुकूक हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि ये मेरी ज़बान का है तो इसको बहुत अहमियत दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रेहान भाई आपके आने का बहुत रेहान भाई की बात पे मैं एक बात आखिर में कह दूं। देखिए, जो जुल्म और सितम एमक्यूएम पर होता रहा, जी सर, जिसकी तारीख और उसके बाद उन्होंने हमारे तमाम निशान खत्म कर दिए, हमारे दफातर तबाह कर दिए। परसों के वाक़ये ने जो उर्दू स्पीकिंग नौजवान, जिसको कोई सरोकार नहीं था एमक्यूएम से, वो हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा था,
उस दिन की ये बर्बरियत देखकर नौजवान लोग, अभी मैयत में भी नौजवान ज्यादा थे, वो फिर उठ गए उसी तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 1983 में एमक्यूएम बनी थी। हाँ। आज फिर नया खून हम में आ गया है। तो ये जो पीपुल्स पार्टी ने हम पे जुल्म किया है, इस जुल्म को हम मजीद सहेंगे, लेकिन हमारी सफों में सब बंदी ज्यादा बेहतर अंदाज से हो रही है। इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि अपने ही मुल्क में रह के अगर हम ये चीज़ें देखेंगे, हम किसी दूसरे मुल्क में नहीं है तो दुख होता है। तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन आपके खिदमत में हाजिर है। और आज जो है वो डिश जो है बड़ी डिफरेंट सी बन रही है, यानी कि मज़ा भी है, गज़ा भी है और आपकी सेहत भी है इसके अंदर। तो शेफ अलिशबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शेफ अलिशबा अरशद हमारी दरमन मौजूद है। अच्छा, अपना फेसबुक आईडी बताया था? जी जी बताया था, शेफ अलिशबाज किचन के नाम से है मेरी फेसबुक आईडी। शेफ अलिशबा किचन जो है, इनकी फेसबुक आईडी पे आप जा सकते हैं। और इनके अंदर बड़ी, मतलब मैं कहूँगी ये मल्टी टैलेंटेड बंदी है, शेफ है, बंदी के बंदी तो ये है ये मेरी तरह, लेकिन इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये कि ये ऑलराउंडर हैं। ये बेकिंग भी बड़ी अच्छी करती हैं, ये कुकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, ये फास्ट फूड बहुत अच्छा बनाती हैं। और क्योंकि लाइफ में जो है वो इंसान को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आप हर क्राइटेरिया को देखते हुए कर सकते हैं। बात है। आज भी इन्होंने बड़ा यूनिक डिश वो जी की हाँ है। बिल्कुल। बताएं क्या डिश? आज मैंने जो है वो बिटर ग्राउंड फ्राइज रखे हैं प्लस पोटैटो फ्राइज। क्या बात है। क्योंकि हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कि करेला हम खाते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। प्लस बच्चे नहीं खाते, जो हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को खिलाया जाए और किस तरह से खिलाया जाए। तो बच्चे कहते हैं नहीं यार, ये तो चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बना लें, कीमे भरे बना लें, जो भी बना लें, लेकिन बच्चे कहीं ना करेले का नाम सुनते ही करेले जैसा वो कड़वे ही होंगे, वो बिल्कुल मुंह चढ़ा क्या करेले कुछ ऐसे ही कोई। आज जो है मैं यही पोटैटो फ्राइज के साथ ही इसे वो करूंगी। ये मैंने करेले की जो फ्राइज कट की है, ऑलरेडी मैं कट करके लाई हूँ बिकॉज ऑफ दैट कि हमने पहले इसको पील ऑफ करना है, इसके सीड्स रिमूव करने हैं, इसे वाटर सॉल्ट में पहले ऐड करना है, इसको अच्छे तरीके से जी सॉल्ट मैरिनेट करके रख देना है, जिससे इसकी जो बिटरनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। देन उसके बाद इसको हमें चिल्ड वाटर से वॉश करना है। उसके बाद उसे ड्रेन करके एक पेपर लेना है या वेट टॉवल लेना है, उसमें रख कर इसे बिल्कुल ड्राई करना है। एंड देन उसे बिल्कुल हवा में छोड़ देना है। तकरीबन मैंने इसे रात भर बिल्कुल छोड़ दिया था और आप ये देखें कि किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर वाटर होता है तो ये सोगी सोगी से हैं थोड़े, बट ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल। और आप टेस्ट करके देख सकती हैं कि इसमें बिटरनेस नहीं है। ओके ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरी चीज जो है कि हम जो पोटैटो फ्राइज घर पे कभी होता है बिल्कुल बना लें, लेकिन बिल्कुल बाहर वाले जो बिल्कुल क्रिस्पी से और एक लेयरिंग आती है उसकी, मतलब खूबसूरत से लगते हैं, तो हम बिना मशीन के कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ जो है ना उससे शेयर करूंगी कि हम किस तरह से अपने पोटैटो फ्राइज को कट करते हैं। ओके जी नाज़रीन, आज देखिए अलिशबा आपको जो है सिखाएंगी किस तरीके से हम घर पर कटिंग कर सकते हैं विदाउट मशीन्स। ये देखें जी, विदाउट मशीन के हम जो वो बड़े अच्छे तरीके से, जो बिल्कुल लंबी लंबी सी बारीक बारीक सी होती है ना चिप्स, वो है हमारी। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से पूरा एक रेक्टेंगल बना लिया जी, क्यूब्स बना लिए। ये देखें जी, आज आपने सीखना है और घर में भी। वो मुझे फिर अलिशबा की बात याद आ जाती है, कहती है कि यह जब प्रेजेंटेशन ऐसी हो फिर दिल करे चाहे बिल्कुल आप वो कहते हैं ना कि अगर नहीं भी टेस्ट में भी इतना कोई खास होता है, लेकिन पहले आंखों तक पहुंचना चाहिए खानों को, ताकि जो है बच्चे भी अट्रैक्ट हो और हम जो है उन्हें खिला सकें। ये देखें किस तरह से जो है हमारे बात है भाई। अब ये हमारे पास जितने बड़े पोटैटोज होंगे उतनी बड़ी स्टिक्स हमारे पास बनेंगी। अच्छा, आज डिश का नाम क्या है और क्या बन रहा है ये बताइए। बिटर ग्राउंड और विद पोटैटो फ्राई। चलिए, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स? इसमें जो है हम अब ऐड करने वाले हैं कि मैंने जो है यहाँ पर फ्लोर लिया है, सिंपल जो हमारा मैदा होता है वो मैंने 1 कप, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1 कप। यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर लिया है। यहाँ पर जो है वो ½ टी स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून क्रश चिली ली है। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट ब्लैक पेपर,
और जो है सॉरी व्हाइट पेपर लिया है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा लिया है 1 टीस्पून। ओके ठीक है, अब हम इसे जो है ऐड करेंगे, यहाँ एक बाउल लेंगे सेपरेट, ओके अपनी मिक्सिंग करनी है हमें। अब हमने इसमें दोबारा कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ओके ठीक है, ये जो हमारे पास चिलीज थी इनको हम मिक्स करके इसमें ऐड कर देंगे। ओके स्पाइस भी हो जी गया, स्पाइस भी ओके। ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें जो है व्हाइट पेपर ऐड किया। ओके ठीक है, उसके बाद हमने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। ओके गुड। देन हम इसमें सॉल्ट जी ओके ठीक salt है, add इसमें जायका करेंगे। अपना नमक जी use कर सॉल्ट हम सकते हैं। अपनी टेस्ट के उससे यूज करेंगे। अच्छा, हम इसमें जो हमारी बेनिफिशियल पॉइंट वो ये है कि इसमें हम कोई भी अपना स्पाइस टेस्ट मेकर ऐड कर ठीक है, सकते हैं। लाइक हमें कोई भी स्पाइस चाहिए, लाइक फ्रेंच फ्राइज करना है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ओके, और ये इन्होंने तमाम इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स इन्होंने सेलेक्ट किए ऑफ कोर्स जी बिल्कुल, इसमें इसको mixing हमने कर दिया। मिक्स कर दिया। ओके। अब मैं ये अपना बाउल लेती हूँ। इस बाउल में मैंने ये बिटर ग्राउंड फ्राइज ऐड किया है। यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू भी है बिल्कुल। और शुगर के लोग भी खा सकते हैं और टेस्ट के ये मुताबिक। पोटैटो मैंने ओके। इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि अमूमन बच्चे हमारे नहीं खाते, तो वो पोटैटो फ्राइज के साथ इसमें हमारे पास धोखा adding दे होगी। रही है लिस्बा। बिल्कुल धोखा दे रही हूँ। धोखा ये दे जो रही है है, पता ही नहीं चलेगा क्या बिल्कुल, कह रहे बच्चों हो। की सेहत का भी साथ साथ हमें ख्याल नहीं, रखना बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अच्छा, अब जो है इसको मैं ग्लव्स पहन लूँ क्योंकि मुझे मिक्सिंग करनी है इसमें। ओके ठीक है, और हमने जो है इसका सारा मटेरियल बिल्कुल रेडी किया। अब जस्ट इसको मैंने अच्छा ऑयल हम वो जी जैसे ऑयल डीप फ्राई करना है आपने, डीप फ्राई करने आप के लिए कर इसको दो। करना है। ओके, ठीक इसमें है। पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ। ओके जी, और इसको मैक्सिमम डायरेक्ट वो करना है या थोड़ा 2 मिनट या जी जी थोड़े से मैरिनेशन अच्छा। के लिए 5 से 10 मिनट देने हमें। ठीक है उसके बाद ये इसे इस तरह से ठीक है। निकल करके ओके अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी मैं हाथों की मदद से। ओके, मिक्सिंग भी बड़ी काउंट करती है। बहुत ज्यादा, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके अच्छा, से। इसको मैक्सिमम अभी कितनी देर छोड़ना है? 5 मिनट्स। चले मैं आपको फिर 5 मिनट का ज्वाइन करूं। बिल्कुल। चलिए जी, आप लोगों ने नाज़रीन कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी हमने बिल्कुल ये जो भी इसमें स्पेशली जो करेला डला है, और अभी हम दोबारा लिशिबा के पास आएंगे और हमारे हार्बलिस्ट भी यहाँ पर आएंगे। तो आज बात होगी आपके शुगर से रिलेवेंट कि शुगर है तो हमने कैसे अपने आप को हाँ, क्योर करना है। जी, ये शुगर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम इसीलिए तो कह रहे हैं भी इसके बाद ब्रेक के बाद जब हमारे साथ हमारे हकीम साहब होंगे, एवरी फ्राइडे हमारे दरमियान मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, तो यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे हार्बलिस्ट हकीम साहब से। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती हैं। और एवरी फ्राइडे ऑफ कोर्स हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर जो है हार्बलिस्ट मौजूद होते हैं और हम डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर बात करते हैं और ऐसी बीमारियां जो काफ़ी लोग समझते ला इलाज हैं लेकिन वो क्योर हो सकती हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने कोई भी ऐसी बीमारी की पहले इन्वेंशन नहीं की, ईजाद नहीं की, उससे पहले उसका कोर्स कहते हैं कि उसका सब्स्टिट्यूट पहले मौजूद है। तो जब मैं तिब्ब नबवी की बात करूं, हिकमत की बात करूं, तो माशाल्लाह हमारे दरमियान बहुत ही सीनियर हार्बलिस्ट मौजूद हैं जिनकी 11 पुश्तों से गद्दी नशीन जैसे कहते हैं ना, हिकमत को लेके चल रहे हैं। उनके परदादा, उनके भी परदादा, फिर दादा, फिर इस तरह जो हिकमत उनकी नस्ल में चली आ रही है और बड़ी अच्छी बात है कि वो भी उसको लेके चल रहे हैं, उन्होंने इसको स्किप नहीं किया। और अल्लाह पाक उनको सेहत दे, मैं ये कहूँगी, क्योंकि जब हिकमत की बात की जाती है तो एक वक्त होता था नब्स शनासा लोग होते थे जो बता देते थे या आंखें दूर से देख के बता देते थे। अब तो पूरे अल्ट्रासाउंड और पता नहीं क्या क्या कुछ होता है तो तब जाके पता चलता है। लेट्स सी, चलो टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन जिनको अपने वालिदैन से अगर हिकमत मिलती है तो ये जो एक एक्सपीरियंस होता है ना, ये बला का होता है, ये काउंट करता है। यानी कि अगर उनके 50 साल हैं और आपके अगर 40 साल हैं तो ये 90 साल काउंट कर जाते हैं।
ये हिकमत का ये बड़ी बड़ी वो उसमें आती है। एक स्टडी दूसरी होती है और एक और वालिदैन से होती है और नस्ल दर नस्ल होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वक्त मौजूद है हमारे दरमियान प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम। आज हमने टॉपिक ऑफ कोर्स सेलेक्ट किया है शुगर से रेलेवेंट। जो जी। लोग चिढ़ जाते हैं इस बीमारी से और अंदर अंदर से इंसान को ये खत्म करना शुरू कर देती है, और जो लोग इंसुलिन पे आ जाते हैं तो बस समझ लें वो कहते हैं कि अब ये जिंदगी, हमारी सारी जिंदगी इस तरह चलेगी। सभी बहुत अहम और ऐसा मौजू है कि जिसे लोग सुनने के लिए बेताब होते हैं। शुगर एक ऐसा मर्ज है जो हमारी लापरवाहियों, बेएहतियातियों और खाने पीने के शौकीन लोग जो बदपरहेजियों की तरफ आ जाते हैं, उनकी बदपरहेजियों की सज़ा शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और दीगर इमराज की सूरत में उन्हें इनाम में मिलती है, क्योंकि वो ज़िंदगी को की हकीकत को नहीं समझते कि इस दुनिया में आप चंद सालों के लिए आए हैं। 15, 20, 25, 50, 100 साल तक आदमी दुनिया में रहता है। तो इस जिस्म को अल्लाह की अमानत समझकर इसके साथ सलूक करना चाहिए, और ये ग़िज़ाएं जो हैं ये आपको ज़िंदगी बख्शने के लिए हैं, मौत को या बीमारियों को से जो है उनमें मुब्तला होने के लिए नहीं। अगर हम नेचर की तरफ आते हैं, कुदरत की जो अता करदा चीज़ें हैं उनको उन्हीं कुदरती अंदाज में इस्तेमाल करें तो हम कायनात फितरत के दिए हुए इनाम से फैज़याब होते हैं। बेशक। और अगर उनमें मिलावट करना शुरू कर दें, उसमें अपना खाने पीने में लापरवाही बरतना शुरू कर दें और ग़िज़ा के ग़ुलाम हो जाएं, यानी जायका, मज़ा, चटोरापन इसकी तरफ आ जाएं और अपनी ज़िंदगी को अपने कीमती ना समझें, वक्त पे ना सोएं, वक्त पे ना उठें, और इसी तरीके से सब्जियां, फल, फ्रूट इनको मुनासिब अंदाज में ना इस्तेमाल करें तो बीमारियां हमारे जिस्म में घर कर लेती हैं। बेशक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए उन चीज़ों पर चलना है कि जो हमें सेहतयाबी की तरफ लाए। एक्सरसाइज यानी वर्जिश, वॉक, सैर। मैं इसलिए बोलता हूँ, साथ साथ तर्जुमा भी करता रहता हूँ कि हमारे 85% अवाम जो है वो दही इलाकों में है। हाँ, ऐसा ही ऐसा ही। वो बहुत सारी टर्म्स जो हैं वो नहीं समझ पाते। हाँ, सादी जुबान में हम इसीलिए बात कहते हैं। हमें 85% लोगों को समझाना है। बाकी लोग जो हैं वो 15% मतवस्त और ये 5% एलिट क्लास जो है वो तो खुद ही समझदार है, लेकिन इनसे बड़ी नासमझ कौम कोई भी नहीं। एलिट क्लास जो है इनमें बीमारियां पलती हैं, या तो गरीब बीमार होता है या ऐसे लोग बीमार ज़्यादा होते हैं जिन्हें आसाइश, आराम ज़्यादा और ग़िज़ा के हवाले से लापरवाह, बेहतियाती होती है उनकी, और जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हाँ। जंक फूड जो है ये आपको लिए जहर है, पॉइजन है। पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो जंक फूड के नाम पर बच्चों की, बड़ों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आप इन पर मोहतात रहिए, फलों का, सब्जियों का, दूध, दही और इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स जिसे हम मेवाजात कहते हैं, खुश्क मेवाजात, ये आपकी सेहत बका के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है, और यही आपको हार्ट प्रॉब्लम से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती वगैरह से आपको बचाते हैं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके बॉडी में, जो लो कोलेस्ट्रॉल जो खून की नालियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल जो है ये उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करता है। मिसाल के तौर पे जैतून का तेल, बादाम, रोगन, नारियल का तेल, सरसों का तेल, देसी घी, मक्खन, इसका इस्तेमाल रखिए और नेचर की तरफ आइए, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप इन मोहलक बीमारियों से, जो कि खौफनाक हैं, खतरनाक हैं, जिनका नाम सुनते ही आदमी जो है खौफज़दा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, अक्सर हम बस उसको मौत याद आना शुरू हो बिल्कुल जाती है। हकीम साहब से अक्सर मेरी बात होती है तो बहुत अच्छी बातें गुफ्तगू में भी चल रही होती है। लाइक जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नेचर से दूर हो गए, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि
हम लोग जो है ना ऐसी चीज़ें खाते हैं, अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं जो हमारी नालियों को बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इनटेक करें तो हमारे लिए बेहतर है, जैसे सरसों के तेल में खाने पकाना। ये जैसे आप बताते हो कि सभी ये बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग जैसे साग पका रहे हैं या सब्जियां बना रहे हैं, कुछ भी पकाएं, वो नुकसान नहीं देता, उसकी हीटनेस भी कोई नुकसान नहीं देती। एक और फिर हम लोग कुछ ऐसी न्यूट्रिशन वैल्यूज ऐसी होती हैं हमारी ग़िज़ा में कि अगर हम उसको इतना ना कुक करें कि उसकी वैल्यूज खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो एक शेर है कि जिंदगी क्या है, तरतीब अनासिर में ज़हूर। हाय हाय हाय। तो जिंदगी क्या है, तरतीब अनासिर में ज़हूर, मौत क्या है, इन्हीं अनासिर का परेशान हो। हाय 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 हाय। माशाल्लाह ये हकीम साहब हर्बलिस्ट यानी कि डॉक्टर तो हैं ये, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छे शायर भी हैं। बस छोटा सा शायर हूँ। छोटा आपने एक बात की कि ग़िज़ा को यानी उसमें तवानाई पैदा करने के लिए आप उसको जो बनाई है यानी पकवाई जो है, हाय हाय, खास तौर पे सब्जियों को आप देखिए, सब्जियां भाप में पक जाती हकीकत। और उनको बहुत ज्यादा फ्राई करना, बहुत ज्यादा धोना, सब्जियां जो हैं उनकी ग़िज़ाइयत कम हो जाती। मिसाल के तौर पर लोग चावल बनाते हैं, चावल पकाते हैं और उसके बाद चावलों का पीच जिसे वो फेंक देते हैं और चावल कहते हैं कि जनाब हम तो पीच फेंक देते हैं, अब मोटापा तो निकल गया। ओके। और हमने चावल बना लिए। ठीक है। ये चावल जो हैं ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। यानी चावल का पानी निकाल के फेंक देना, ये समझे कि चावल का एक्सट्रैक्ट आपने निकाल दिया। ये ऐसे है कि जैसे गोश्त या मुर्गी का आपने यखनी निकाल कर उसको फेंक दिया और बाकी गोश्त पका लिया, आपने कहा जी फैट्स तो हमने फेंक दिए। तो बीमारियां हमने खाई। जिन चीज़ों में आपकी ग़िज़ाइयत नहीं होती वो पॉइजन होता है, वो जहर होता है, वो बीमारी होती है। तो बहुत सारे ये है कि मैं कुछ चीज़ें अभी और भी किचन भी मौजूद है, किचन में हम जाएंगे किचन में। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ जो किचन में अच्छी चीज़ें हैं वो किचन की हम बताएंगे, और इसी तरीके से किचन में जो लापरवाहियाँ, कोताहियाँ, ग़िज़ाई कमी होती है, हम चाहते हैं कि जो हमारी ख़वातीन है वो कम से कम न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को समझें। हाँ। ग़िज़ा में वो ग़िज़ाइयत, वो तवानाई, वो विटामिन्स, वो कैलोरीज, वो तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो हम शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम और दीगर मोहलक बीमारियों से शुगर पेशेंट वाला जाए कहाँ हकीम साहब, ये बताएं। उस बेचारे को गंदम खाने से मना कर देते हैं, उसे चावल खाने से मना कर देते हैं, उसे मीठा खाने से मना कर देते हैं, बेकरी की चीजें खाने से मना कर देते हैं। बात मतलब बहुत इंस्ट्रक्शन है, मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, मीठा नहीं, जूस नहीं पीना। मेरे साथ अभी जो देख रहे होंगे, जो शुगर पेशेंट होंगे, सही कह रही है, ऐसा ही है। बिल्कुल तरस रहे होते हैं चीजों को। मेरा तो कसम खुदा की कभी कभी दिल वो हो जाता है। अब उसको ये भी कह रहे इतनी क्वांटिटी में नहीं खाना। अबे यार, उस बच्चे बंदे को भूख लग रही होगी, 2 रोटियों से तो नहीं कहना। अब डॉक्टर उसको इतना खौफजदा कर देगा। अब आपने जो 2 रोटियां खा ली ना, तो फिर आपका ना, आपने समझ लो 4 चम्मच चीनी खा ली। अब खुद सोचो यार, ये सोच के तो बंदा वैसे खौफजदा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चीजें हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनसे आपको बचना भी है, कम से कम इस्तेमाल करना है। बताएं ना फिर हमारे इन लोगों को। और ये भी है कि मैं जो चीजें आपको कुछ नुस्खाजात बताता हूँ उनका भी इस्तेमाल कीजिएगा। और ऐसी भी अद्वियात हमारे पास मौजूद हैं जिन्हें आप 3 महीना इस्तेमाल कर लीजिए तो आप शुगर की जो है भयानक बीमारी से निजात भी पा लेंगे। बताएं ना कुछ 1-2 होम रेमेडीज बताएं, हाँ। जिससे कम से कम हमारे जो लोग हैं वो अपने घर में मेथी दाना है या सवांजना है या एलोवेरा है या सवांजने की फलियों की बहुत सारी अफादियत है। मेरे हाथ में ये देखें, मैं बस ये काम करती हूँ। जिस दिन अस्करी साहब आते हैं ना, तो मैं ना बस ये गली अपने दरख्त, मोहल्ले के दरख्त पे ना जो है ना, बस समझ लें हम लावा नहीं सर, ऊपर नहीं, वो खुद ही इतना लटका होता है तो मैं तोड़ लेती हूँ। आप ऐसा ना करें, मुझे चढ़ने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसके फूल भी बड़े लगे हुए, असल में दिल भी बड़ा खफा होता है क्योंकि अभी ये फूल इसलिए लगे हुए, ये फूल इसलिए कि ऑफ कोर्स इन पे फलियां आएंगे। अभी सीजन है ना, स्टार्ट हुआ है। जी हाँ जी। और अभी मैं हमेशा, मैंने जिस तरह अपने प्रोग्रामों में मोरिंगा यानी स्वांजना के बारे में जिक्र किया है, मेरा ख्याल है हमारा हर प्रोग्राम जो है गूगल पे भी तो सबसे टॉप है ना ये पौधा। मैं कहता हूँ इसको लोग कहते हैं हर्बल
गोल्ड। ये सोने की से ज्यादा कीमती चीज है जो आपके लिए और बहुत हमारे जरूरी रोडों है। पे माशाल्लाह। इसके फूल कीमे में पकते हैं, इसके पत्ते जो है, इसका साग भी बनता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी जो फलियां हैं वो भी आपकी मुख्तलिफ दालों आप में यकीन पकती करें, मैं हैं। सच बताऊं? इसके जड़ का अचार बनता हाय, 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 है। हाय, ये इतनी कीमती और नेमत खुदाबंदी है कि जो हमारे हम सब ये है कि रोड्स पे भी लगी हुई हैं, कराची में, पंजाब के, सरहद के। हमें कई लोग कहते हैं कि जी आप तो इतनी वाफिर मिकदार में बताते हैं, उसकी पहचान क्या है? देखिए आजकल ये सर्दियां है ना, सर्दियों में इसकी ये सफेद फूल आना शुरू हो जाते हैं। वैसे ये आते बेचारा मुरझा गया है हमारे हाँ, पास बेचारा, हाँ, पहुंचते काफी देर मैंने रखा। तो उसमें अच्छा, एक ताजगी बात नहीं है। बताऊं, मैंने परसों जी। ही मूंग मसूर की दाल बनाई और उसके अंदर ये जो पत्ते हैं ना, थोड़े से पत्ते मैंने निकाले और हल्के से जो है ना फ्राई पैन में जैसे धो के और इसको थोड़ा सोक कर लिया, जैसे वो पत्ते ना। उसके बाद मैंने इसको तड़के पे डाल के जो उबली हुई जो दाल मूंग मसूर की थी और जो तड़के में जैसे लहसुन बघार अदरक कहते को हैं ना भंगार उसको। लगा के और उसका इतना सा ये पत्तों का उसके दाल में डाला ना, यकीन करें मैं बता नहीं सकती। जब मैंने कूट के रोटी उसमें खाई गरम गरम, जी अच्छा अच्छा। उसकी क्योंकि मसूर की दाल, क्योंकि मौसम जरा ठंडा है तो जो गर्मी हिद्दत होती है ना, इतनी जबरदस्त उस पर लगा था जीरे का भंगार, थड़क करके मारा उस पर कड़ी पत्ते का तड़का। डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ गया। नहीं मेरे मुंह में क्या आएगा, नाज़रीन के मुंह में ज्यादा पानी आ गया है। यकीन करें, मैंने जब उसके अंदर जी, हाँ, जी। चूमर करके रोटी, बहुत टेस्ट, बहुत मजा आया था। बात मैं ये है बता ना- रही हूँ इसका किस तरह हम अपने हाँ जी हाँ हमारे जी, घर से- बिल्कुल यही चीजें होती हैं कि हम कुदरती तरीका इलाज की तरफ भी आ जाएं, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएं और इसी तरीके से नेचर से महजूज होने के तरीके का समझ लें कि हम उससे किस तरीके से महजूज हों। कल हम एक गांव में थे और अरे उस हाँ। गांव में हमारी बड़ी अच्छी एक दावत थी दोपहर खाने की। तो वहाँ पर हम खेतों में घूमते फिरे, हमने बहुत सारे जड़ी बूटियां इकट्ठी कितना की। अच्छा लगेगा। कुल्ली वहाँ हमने फ़िज़ा। पपीते का बाग भी देखा, पपीते के फवाइद थे। अच्छा मेरे साथ जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, तिब्बिया कॉलेजेस के, हमदर्द कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात थी। उन्हें हमने वहाँ की सैर भी करवाई, वहाँ पे बताया कि ये जड़ी बूटियाँ, इनके फवाइद क्या हैं, इनकी पहचान क्या है और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके अपनी जो एलोपैथिक अद्वियात हैं, सिंथेटिक अद्वियात हैं, या ना, आप इन चीज़ों से किस तरीके से बच सकते हैं। आपके स्टेरॉइड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आपको लाने के बजाय आप नेचुरल चीज़ों पे आ जाइए, तो आपको बेहतरीन ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको न सिर्फ सेहतमंद करेंगी बल्कि आपकी जिस्म में जो टूट फूट है उसको रिकवर भी करेंगी। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। लोग शॉर्टकट में आते हैं कि जनाब हमें जड़ी बूटियाँ नहीं, हमें कुछ ऐसा भी बता दीजिए कि जो हमें घर में हम इस्तेमाल कर लें। छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं, मसलन एलोवेरा है, हाँ बिल्कुल, घी कवार गंदल, और इसे गुजराती में कवार भाटा भी कहते हैं और इसी तरह पंजाबी में घी कवार भी कहते हैं। तो ये एलोवेरा जो है, घी कवार, इस कदर मशहूर हो गया, पहले इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन लोग इस्तेमाल करते थे। हाँ। तो ये चीज़ें, घी कवार का हलवा, घी कवार की जूस और घी कवार का चटनी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने आपको तो बनाया बताते भी है, रहेंगे। एलोवेरा की डिश बनती है बड़ी बिल्कुल, जबरदस्त। फिर दोबारा से लोग कहते हैं कि बिल्कुल, जनाब बिल्कुल। दोबारा से उसे बताइए। तो नाज़रीन बात यह है कि हमें इसी तरह घी कवार को लीजिए आप, तकरीबन 15 ग्राम घी कवार ले लीजिए। सही है। 10 ग्राम आप ये मोरिंगा लीजिए। 10 ग्राम आप बादाम लीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इनको बादाम को बारीक कर लीजिए। 10 ग्राम आप मेथी दाना लेंगे। 5 ग्राम कलौंजी लीजिए। इन सबको आप पानी में डाल के बॉईल कीजिए, पका लीजिए। 3 से 4 गिलास जो है पानी डालकर पकाइए और फिर जब पकते हुए दौरान में आपने 1 चम्मच खाने का इसमें बादाम शामिल कीजिए। ठीक है। और ये सुबह खाली पेट लीजिए। आपका शुगर उसके बाद जो है चेक कीजिएगा कि आपकी शुगर जो है वो किस कदर नॉर्मल हो रही है।
देखें कितनी अच्छी होम रेमेडी ने दी। और घी गवार कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, हर घर में बहुत इजीएस्ट मिल जाता है और अपने घर में भी लगा सकते हैं। इसका तो एक पत्ता भी लगाएंगे ना, वो अगले बड़ी जल्दी से खुद बड़ी जल्दी बड़ी वो इसको bloom up हो जाता है, वो बिल्कुल। प्लांट बड़ा हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है कि अच्छा अक्सर लोगों में जब अभी जैसे बुखार का सीजन भी है, पिछले दिनों भी एक बीमारी आई थी, गूनिया कोई बीमारी थी, आई थिंक नाम भी भूल गए, चिकन गुनिया तरीके क्या थी वो, चिकनगुनिया ऐसी थी ना कुछ, जिससे बहुत हड्डियों में बहुत शदीद दर्द था। लेकिन उन दिनों पपीते के पत्तों के पीछे लोग पड़ गए थे और लोगों ने पपीते पत्ते गायब हो गए, वो ऐसा, और वो व्हाइट सेल प्रोवाइड कर रहा था, वो आपने बताया, वो भी बताया ना लोगों को। अब जिस तरह इस वक्त एक जो है मच्छर ज्यादा होते हैं जिन इलाकों में, तो उसमें भी एक खास बीमारी फैलती है और उसमें भी वाइट सेल्स खत्म होते हैं, ये पता है आपको? कौन सा बताए ना, मुझे नहीं मालूम, बताए देखे ना, बताए मुझे। हाँ, उसमें भी वाइट सेल्स खत्म होते हैं और पपीते के पत्ते का पानी पिया जाता है। तो कौन सी बीमारी? हाँ, पर देखिए मच्छरों से ही फैलती है। मैं अब आपको इशारा दे रहा हूँ। अच्छा, मच्छरों से फैलती है, इशारा दे रहे हैं? इशारा दे रहा हूँ, मच्छर से फैलती है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। डेंगू, एग्जैक्टली, डेंगू। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्विज प्रोग्राम भी तो होता चला मैं समझ रही हूँ कि ये बंदी देखें ना, टेंशन में आ रही है, मेरे सवाल के जवाब दे रही है। हाँ जी, बताइए। डेंगी, जिसमें आपके व्हाइट सेल्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और जो आपको कमजोर करता है, जो आपके लिप्स हैं, 900 मच्छर इंसान के ब्लड में शामिल होकर प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका अच्छा, उसके लिए ये भी है कि आप फौरी तौर पर जो है जूसेस, गाजर का जूस, अनार का जूस, चुकंदर, ये मिलाकर और पपीते का पत्ते का पानी मिलाए, फौरन पीना शुरू कर दीजिए। आपको 24 घंटे में आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है ये आपका बड़ा सूदमंद है और लोगों के लिए बड़ा ये अरे मेरा क्या है, आपकी बातें, आपकी गुफ्तगू ऐसी होती है ना कि लोगों को इसका बेनिफिट है। और ये हकीकत है, ये लफाजियत नहीं है, लोग वाकई में ये जो पपीते के पत्ते को, अच्छा इसका भी टेक्निक भी ये सिंपल इतना कुछ नहीं है, एक पत्ता धोएं, उसको ग्राइंड करें क्रश करके और थोड़ी सी पानी मिला के और उसके बाद इसको निहार मुँह आप पी लें, आपके लिए बहुत इनफ है। आप आधा कप ले लें या आधा ग्लास, जो आपकी उसके बॉडी के मुताबिक, आप कोई जरूरी नहीं है। और इसको कोई रेगुलर नहीं, बट व्हाइट सेल आप यकीन करें इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं कि वाकई में हड्डियों का बुखार खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको एक शुगर के हवाले से आपको एक रेमेडी बताता हूँ नाज़रीन, वो इस्तेमाल कीजिए। गुड़माल बूटी 10 ग्राम, जामुन की गुठली ये 10 ग्राम लीजिए, मेथी दाना 10 ग्राम, नीम के पत्ते खुश्क ये 10 ग्राम, मोरिंगा जिसे हम आपको बताया है कि स्वांजना, इसका पत्ते सुखाकर इसको पीस लीजिए, ये 10 ग्राम शामिल कीजिए, और हल्दी 5 ग्राम। इसका आप बनाइए, इसको बाकायदा शामिल कीजिए गर्म पानी में, और इसको पीजिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि 5 से 7 दिन में आपकी शुगर की अद्वियात कम होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है, जो आप शुगर की खा रहे हैं, आपका पैनक्रियास काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपको मुस्तकिल तरीके से आप चाहते हैं कि जो शुगर से जिस्म में नुकसानात हुए हैं, क्योंकि इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, यही तो बात है, आई साइड वीक हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, नकाहत, कमजोरी और तमाम मामला, समझ आपका इम्यून सिस्टम डैमेज हो चुका होता है, फुल फ्लैश। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। आपका मुदाफियती निज़ाम ख़त्म हो चुका होता है और बुढ़ापे की तरफ आप आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी और फिर अज़दवाजी मामलात में भी काफ़ी परेशानियाँ लाहक होती हैं। बेऔलादी की तरफ आ जाते हैं लोग, ख़वातीन में उनका पॉलीसिस बढ़ना शुरू हो जाता है, या फाइब्राइड्स हो जाती हैं, या दूसरी सूरत है थायराइड प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। यानी जब आप बीमार होगा, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, तो बीमारियां हमलावर हो जाती हैं। ऐसे ही जैसे आप घर का दरवाजे खुले छोड़ दें, चोर डाकू चक्के जो हैं वो घर में घुसते हैं, उसके साथ मक्खियाँ, मच्छर, दीगर हशरात भी आपके आ जाते हैं। तो अपने घर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो महफूज रखने के लिए आप घर को ताला भी लगाते हैं,
और घर के अंदर बाकायदा स्प्रे भी करते हैं। ये बॉडी हमारा जिस्म है, अल्लाह ने इसको घर बना के दिया है हमारा, इसके अंदर तमाम निज़ाम मौजूद है, इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, अपना स्वीरेज सिस्टम है, टॉक्सिन्स निकालने का निज़ाम है, आपका इस घर में आपकी रूह रहती है बेशक, जो कुछ अरसे के लिए आती है, और उसके बाद जब ये असल जिंदगी तो हमारी इस दुनिया से जाने के बाद शुरू होती है। बेशक बेशक, लेकिन फिर जितनी अल्लाह ने आपका नेमत दी हिसाब उसका- होता है कि आपने इसकी जिस्म की कितनी हिफाजत की है, आपने इस जिस्म से लोगों को कितना फायदा पहुंचाया है, कितनी खिदमत खल्क की है, कितने लोगों की मदद की है, और कितने लोगों से आपने दुआएं ली हैं। बेशक बेशक, समझे ना, आप खुशियां बांटेंगे तो आपको खुशियां मिलेंगी, आप लोगों को सेहत के राज बताएंगे तो यकीन मानिए कि ये भी आपके लिए सेहत का एक बहुत बड़ा टॉनिक होता है। जब आप लोगों को सेहतयाब करते हैं तो यकीन माने, मैं उस वक्त जब मेरे मरीज आके मुझे कहते हैं कि हकीम साहब हमारा शुगर नॉर्मल हो गया, अब हम सब चीज़ें खा रहे हैं, हकीम साहब हमारा हार्ट सही हो गया, फॉलिज के मरीज चलना शुरू हो जाते हैं, इसी तरीके से मेमोरी लॉस के पेशेंट जो हैं उनको तमाम यादें पुरानी वापस आ जाती हैं, तो हमें देखता हूँ कि उनको खुशी, उनको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरी जब नज़र कमज़ोर होती है तो नाबीना लोगों के पास चला जाता हूँ। हाय 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 हाय, क्या बात है। हमारी तो मैंने कॉलर, उनसे मैं- अस्सलाम वालेकुम, बात करें, इजाजत है? एक सेकंड, मैंने ऐसा, हाँ जी जी, आप बात कीजिए, बड़ा अहम मौजू है। बिल्कुल आप बात कीजिए। बात। उनसे मैं बेनाई लेता हूँ, उनसे मैं तवानाई लेता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे कुव्वत समात कमज़ोर हो गई है तो मैं गूंग, या वो बोलने की सलाहियत कम हो गई है तो मैं गूंगे और बहरों के पास जाके बैठ जाता हूँ। हाय हाय, उनसे मैं गोयाई, कुव्वत गोया और कुव्वत समात हासिल क्या करता बात है। हूँ कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो सलाहियतें पैदा की हैं, इनकी एक चीज़ की कमी है, लेकिन इनके अंदर 10 सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा की। लेकिन वो कितने हैप्पी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखे हैं कि लोग बरसों से बैठे हैं जिस्मानी तौर पर उनको, लेकिन उनका मैंने देखता हूँ कि अंदाज़े शुक्र बहुत है, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनके बिल्कुल अंदर सही कहा। अंदाज़े शुक्र एक खुद और है। वो कहते हैं जनाब, मैं कहता हूँ आप जो है आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चल नहीं सकते, बिल्कुल भागते दौड़ते बच्चे अचानक जो है 10-15 साल की उम्र में ही वो उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। कॉल है, कॉल लीजिए और नहीं आप बात कीजिए, जो होगा मैं आपसे। तो वो देखता हूँ मैं उनको कि वो बिल्कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते जाते अचानक उनको वो हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई, या अचानक उनके अंदर कुछ ऐसे माजूरी पैदा हो गई, और मैं उनकी हिम्मत, जुर्रत, इक़दाम अमल की ताकत को देखकर दाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने, और शुक्रगुजार होते हैं। यहाँ हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी हाथ पैर टांगे दिमाग आंखें सब सही नॉर्मल होती हैं, वो नाशुक्रे रहते हैं और हर वक्त शिकवा शिकायत अल्लाह से करते रहते हैं, अपनी कदर नहीं करते, और जब उनसे वो चीज़ें छिन जाती हैं तो फिर वो कदर करते हैं। ये सेहत, ये ज़िंदगी, ये अलामत है। अगर आप इसकी जितनी कदर करेंगे, आपको बुरे वक्त में यही जिस्म आपका साथ देगा जब आप बुढ़ापे की तरफ आएंगे। बड़ी बात। अब बात यह है कि मैं जज्बाती अंदाज की बात नहीं कर रहा, ये हकायक पर मबनी चीजें होती हैं, हमें इससे सीखना चाहिए। अगर नहीं सर, आपकी गुफ्तगू में एहसास है ना, देखिए जब तक इंसान के अंदर ये फीलिंग या एहसास जिसे हम कहते हैं नहीं है ना, तो वो इंसान की कोई, फिर मेरे नजर में कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप किसी को फील करते हैं तो आपके अंदर एहसास मौजूद है, और जिसके दिल में एहसास है तो उसके दिल में खुदा मौजूद है, ये हकीकत। एग्जैक्टली ये बातें जो कर रहा हूँ मैं नाजरीन, ये बहुत तजर्बात पे मबनी हैं। दाना से ना पूछ, तजर्बाकार से पूछ। मेरी ज़िंदगी के 50 साल जो हैं वो इंसानों की खिदमत में गुजरे हैं। मेरे अब्बा और अजदाद की 400-500 साल जो खिदमत हैं, उनका समर ये है कि ये जो अद्वियात में लेकर आया हूँ, ये उसी मेहनत, काविश और उन्हीं पुराने कदीम नुस्खाजात और नायाब अद्वियात से तैयार की गई हैं। ये मैं मार्केटिंग, मेरी जो अद्वियात हैं ये मार्केटिंग नहीं होती, ये हम ऑनलाइन भेजते हैं ताकि इनकी क्वालिटी भी कायम रहे और हमारे मरीज़ हमसे बराह रास्त उसकी जो डोज है वो मालूम करें और उसका फीडबैक दें कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। मार्केटिंग करने से 2 नुकसान होते हैं, एक तो ये कि जाली अद्वियात मार्केट में आ जाती हैं, एक्सपायर अद्वियात जो हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी दवा की क्वालिटी और मेंटेन रहे। बेशक बेशक। कॉलर है क्या? बिल्कुल हम बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अब काफी देर असल में आपकी गुफ्तगू में वो होल्ड पे रही बात, और जी हाँ जी, असल में बात ये थी कि ये बहुत जरूरी बात होती है, अहम बातें होती हैं जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि तसलसल बरकरार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कॉल्स तो बहुत आई हैं, आपने मुझे बारे बारे इशारा मिल रहा था कि कॉल है।
मगर अब हकीम साहब बैठते हैं तो फिर गुफ्तगू ऐसे ही चलती है। अच्छा, आज हम बात करें शुगर पर रेलिवेंट, और हमारे अगर आपके इर्द गिर्द गिरदो नवा में किसी को भी अल्लाह ना करे शुगर है तो ज़रूर आप हमें रब्ता करें और बात करें। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप प्रोग्राम के बाद भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को जब शुगर होती है हमें कैसे एक कुछ लोग अपनी तरफ से क्या सारा लगाए रखते हैं कि यार कहीं, मतलब आजकल खौफ ज्यादा है ना, इतनी बीमारी का नहीं जितना उस बीमारी का खौफ ज्यादा है कि जरा सा कुछ हुआ तो जी कहीं इनको शुगर तो नहीं हो गई, बीपी लो हो गया। पहले तो सिर्फ बीपी लो वगैरह होता था या हाई हो जाता था, ऐसा असल में बात यह है कि मर्ज अपनी जगह होता है, लेकिन एहसास से मर्ज जो है वो इंसान को बीमार कर देता है। बिल्कुल ठीक है। वो उसके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए और बीमारी से लड़ने की ताकत होनी चाहिए, तो बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला कर लेते हैं। हम शुगर की जो है कोर्स के हवाले से मैं नाज़रीन बताता हूँ कि हमारे पास जो हमने जद्दोजहद करके अद्वियात तैयार की हैं हर्बल मेडिसन में, वो हमारा शुगर कोर्स जो है वो 3 महीने में आपको न सिर्फ शुगर से निजात दिला देता है, बल्कि आपको आपकी तवानाई, आपकी जो ताकत है जिस्मानी, वो जो शुगर की वजह से ज़ाया हो जाती है वो वापस आ जाती है। हमने ऐसे देखे हैं शुगर के मरीज़ और ख़वातीन हज़रात जो बेऔलादी की तरफ आ गए शुगर की वजह से, अज़वाजी मामलात में कमज़ोरियाँ उनको पैदा हो गई या नज़र कमज़ोर हो गई, दिमागी तौर पर हाफजा उनके मेमोरी लॉस हो गए, तो वो वाक़ई इनको रिकवर किया 3 महीने में और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ गए। हमारे ये कोर्सेज़ जो हैं, जो अद्वियात के कोर्सेज़ हैं, ये बराह रास्त आप मुझे मेरा जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, ये आप व्हाट्सएप नंबर है और इस पर अपना आप रिपोर्ट्स भेजें, अपनी वीडियो कॉलिंग भेजें करें, वीडियो कॉलिंग पे चेकअप कराएं पेशेंट्स को, और इसी तरीके से अपना वॉइस मेल के ज़रिए आप अपनी पूरी तफसीलात भेजें। इंशाल्लाह ये हमारी अद्वियात जो हैं आपको कोरियर के ज़रिए आपके घर तक पहुँचेगी। अच्छा हकीम साहब, हाँ हम किचन में आ गए हैं और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आ जाएं जब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं, और वो समझने के पत्ते भी ले आइएगा। चले जी, हम अलिशबा के पास आ गए हैं और अभी हकीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। चले जी। सभी देखें, आपने पूछा था अच्छा, सबसे अच्छी अलिशबा ने पता क्या बात की बताई कि बच्चे तो खाएंगे लेकिन इसमें अभी भी न्यूट्रिशन वैल्यूज मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिकदार में कड़वाहट होती है जो हम इजीएस्ट नहीं खा सकते, लेकिन मैंने अभी भी जब खाया तो फील है, तो ये जरूरी होना चाहिए, वरना उस चीज की वैल्यू और वेजिटेबल्स की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी चाहिए। चले हैं। और जैसे कि अभी हकीम साहब ने कहा कि हम फास्ट फूड की तरफ बहुत जा चुके हैं और उसको यूनिक अंदाज में बना रहे हैं। देखिए, फास्ट फूड करेले के अंदाज में हो गया ताकि हम जो है जो भी है शुगर हैंडलिंग, जो हमें अगर शुगर हो जाती है तो लेकिन हमारी क्रेविंग्स नहीं रुकती, उस चीज को हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है मैंने इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ा था, जिसकी वजह से जो भी इसके अंदर हमने कोट किया था वो स्टिक हो चुका है। हल्का सा इसे और ड्राई कर देंगे। ओके, ये मिक्सिंग अच्छी हो गई जी, बिल्कुल। क्या बात है। हकीम साहब, इस साइड मैं आपसे बात करती हूँ, इस साइड ये बताइए कि जब हम लोग अक्सर लोग तो ये तो डालेंगे पकाएंगे, ये अक्सर लोग करेले खाने में जरा सा अवॉइड करते हैं ना, तो हम उसको ऑफ कोर्स डिफरेंट अंदाज में बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जैसे हम अब दादी के जमाने से सुन रहे करेले कीमा, करेले प्याज, तो आपके जहन में भी कोई ऐसी डिश है? जैसे आज अलिशबा ने भी एक बच्चों के लिए ट्राई की कि हम पोटैटो के साथ इसको फ्राई भी, पहली बार सुने फ्राई, ये भी एक यूनिक चीज हो गई ना। कभी कभी हम इनटेक करते हैं घर में, अगर बना रहे हैं घर के लिए कोई टेंशन नहीं है, बाहर की चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आप बताएं कि करेले को हम और किस तरीके से एज ए शुगर के लिए और कौन सी ऐसी डिश है जो हम शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं करेलों के अलावा भी? असल में करेला जो है वो आपका शुगर को अच्छा कंट्रोल करता है, ओके, साफ करता है, ठीक है, और मुख्तलिफ मामलात में जो है ना करेला बहुत फायदेमंद है। करेले का पाउडर बना के शुगर के मरीजों को खिलाया जाता है, ठीक है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। ओके। कुछ लोग नाजुक पकाने के लिए करेले पकाते हैं वो बहुत ज्यादा, ओके, और नमक लगाकर उसको पानी से निचोड़ते हैं, ओके, 24 घंटे इसको जरा एहतियात करें। इससे तो करेले की अफादियत खत्म हो। ओके, ठीक है, पहले बताया ओके, कि कुछ इस तरीके से बनाए कि उसकी ग़िज़ाइयत कायम रहे। ओके, ठीक है। करेले से मैं एक बड़ी राज की बात बताता हूँ, क्योंकि पकाने वाले में जितनी भी डिशेस बनती हैं वो असल में
हकीम साहिबान जो हैं उन्होंने उनकी रेसिपीज बनाई। ठीक है, ठीक है। ये लाजमत है कि अगर करेला पक रहा है, करेला बना रहे हैं, तो करेला को आप उसका पानी ना निकालिए। ओके। हाँ, फ्राई कर लीजिए, ओके। कड़वाहट खत्म हो जाएगी। हाँ, हकीकत तो मैंने ही बताई दिया। इसके बारे में तो मैं तो फ्राई कर लें करेले को फ्राई कर लीजिए, ठीक है। उसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। और हमारे घर में आज तक जितना भी करेले पकते हैं, मेरे घर की करेले बहुत मशहूर है। क्या बात है। स्पेशली कहते हैं जी हकीम साहब करेले कीमा आपके। अरे और वो करेले हम उसमें से बिल्कुल तो उसको उसी तरह पकाते हैं, कोई उसमें से पानी नहीं। जी जी, इसकी तो मैं खुद भी वो हूँ कि हकीकत है, मैंने जब भी बनाए हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आती, पता नहीं मेरे हाथों की मिठास है क्या है कि वो कहाँ चली जाती है। करवा रही हकीकत है। आप उसको फ्राई करते हो तो वो पता नहीं, आई डोंट नो, होगी मे बी। ये भी एक चीज है, करेले कीमा में आप थोड़ा जो है एलोवेरा शामिल कर लीजिए। क्या? हाँ, वो ग्रेवी के तौर पे भी काम आ जाता है। उसमें आपका मेथी दाना डलता है, उसमें कलौंजी शामिल कीजिए, ठीक है। उसमें अलसी भी डलती है। अरे वाह। तो ये जो है ये आपकी शुगर की बेहतरीन ग़िज़ा और दवा। ओके। आप कभी नाज़रीन इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ इसमें बनाइए। इसी तरह करेले में जो है वो अचार का मसाला कहते हैं ना, इसमें सौंफ, ओके, सौंफ भी शामिल होती है। क्या बात है सर। अचार का मसाला मैंने आपको बता दिया कि सौंफ भी डालिए, ठीक है। और फिर देखिए कि इसमें अच्छा, करेले के अलावा और शुगर पेशेंट के लिए वो कौन सी डिश बताएं, वो बताएं, और भी बताएं। और मोरिंगा, आ गए ना। मोरिंगा में आप लाइए, यानी मोरिंगा का मतलब ये है कि जो ये पौधा है, स्वांजना है, इसकी फलियां, इसके पत्ते, इसकी फलियां, इसकी जड़, फूल, इसकी जड़, हकीकत है, ये सब ग़िज़ा है और सब दवा है। मैं तो कहती हूँ हर हफ्ते पकना चाहिए। ये अपनी आप अपनी ग़िज़ा में इसे हो, ये इन चीजों का इस्तेमाल कर लीजिए। मैं अभी एक नुस्खा बताना चाह रहा था, वो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करो, मेरी चटर पटर में निकल गया होगा। कीमा, कीमे की बात हो रही थी, फूलों की बात हो रही थी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि हाँ, मोरिंगा का जो है सब्जी जी, ये बनाइए। ओके। जो हमने कई डिशेस आपको बताई हैं, ठीक है। कि मोरिंगा का जूस है, मोरिंगा लीजिए, ये लीजिए, ओके, स्वांजना, ठीक है। आप एलोवेरा यानी घी कवात, ओके, ये लीजिए, घी कवात तकरीबन एक टुकड़ा लीजिए, ठीक है, एक 10-20 ग्राम का, वो बारीक कीजिए और उसमें नींबू के चंद कतरे डालकर बॉइल करके जूस बना के पीजिए। अरे वाह। और इसमें अगर आप मजीद बेहतरी की तरफ आना चाहते हैं कि आपकी तवानाई भी बहाल हो जाए, तो इसको आप बाकायदा तौर पर इसके साथ साथ रोगने जैतून जो है, ओके, गुड, जिसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं, ठीक है, वो भी आपसे अवेलेबल होगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जैतून? मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हाँ हमें प्योर नहीं मिलती ना, ये बहुत डाउट है। शहद है, Really? एग्जैक्टली। इसी तरह अजवाइन का शहद, लो भाई, ये तो बड़े फायदे, अजवाइन तो वैसे इतने फायदेमंद है। सर्दियों में बहुत सारे लोग बहुत चेस्ट इन्फेक्शन फायदा उठाया है और हमसे ऑनलाइन। ओके, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, हमारी जब हमने ये कोटिंग की तो ये थोड़ी सी स्टिक हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो है ये इसे हमने बिल्कुल सिंगल करके इसमें ऐड करने ना। ये देखिए मैंने यहाँ पर जो है ये सी, ओके, ठीक है, सी क्या मैं खाई ई कितने क्रिस्पी है। ये मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो वो क्रिस्पनेस की एक आवाज आ रही थी तक, जैसे कहते हैं ना कि मजा आ रही है। देखें इस तरह की वॉइस इसमें हो रही थी। तो ये बच्चे आप खुद देखेंगे किस तरह से बच्चे। अच्छा, आप चाहें तो पता है कि इन्होंने बनाया इसके दो, एक तो इसको आप वैसे भी खा सकते हैं और यानी कि थोड़ा सा फ्लेवर आलू का भी ले, थोड़ा ये दोनों मिक्स, और दूसरा अगर आप चाहें तो एक क्यूरी वो जो नहीं वो बनाते हैं वो टोमेटो केचप की जैसे, हम उसके अंदर सालन के साथ बना सकते हैं, है ना? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जो मैं भी आपके साथ एक मतलब डिप भी शेयर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर लाइक मेयोनीज लिए हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि सॉल्ट की नीड नहीं है मुझे, यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड किया। मैं इसे बिल्कुल मिक्स कर लूंगी। हम आजकल वही एक सिंपल सी बात है कि शुगर शुरू से तो नहीं हुआ, बचपन से तो नहीं था, लेकिन आगे जाकर लोगों को हो जाता है। लेकिन हमारी फास्ट फूड की क्रेविंग तो नहीं बोल सकती रहती है।
तो ये इस तरह से हमने इसमें डिप भी ऐड कर दिया। वही तो कहते हैं, लोग तरसते हैं ना चीजों को खाने को कि वो कैसे उसको इनटेक करे, तो उसको हम मिक्सिंग करके अलिशबा ने ऐसा किया कि अगर कोई बंदा पोटैटो भी खा रहा है तो उसको जरा थोड़ा इसके साथ मिक्स करके सबसे खाए। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बच्चे हाँ जो नहीं खाते हाँ जी, करेले। मुझे टाइम जरा बता दे कितना रह गया जी। दूसरी बात, इसको जो है खत्म हो गया टाइम। चले जी, मैं अलिशबा थैंक यू सो मच है ना स्क्रीन साहब, थैंक यू। अच्छा गुड़ी उसमें डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें 5 मिनट है। अच्छा यार मुझे यूं कर रहे हो आप लोग, यूं कर रहे हो, आज मुझे खौफ हरास डाल दिया है। चले चले खैर करो। हाँ जी, अभी इस वक्त देखिए ये बहुत अच्छा है, ये बच्चों के लिए इन्होंने बनाया और इसमें करेले की डिश भी, आप देखो ना ये। करेलों की चिप्स लगा आपको मजे का बिल्कुल, टेस्ट, बड़े टेस्ट के। भाई आप पास हो गई हैं, हमारे हकीम साहब ने आपको वरना बड़ी मुश्किल होती है इनको मुतमईन करना, लेकिन इन्होंने वाकई में बोला। अच्छा दोनों चीजें इसलिए बनेगा, मिक्सिंग इसलिए की ताकि बच्चे बिल्कुल वो ना हो कि नहीं आपने तो करेले ही बनाए। बच्चों को थोड़ा सा नहीं, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, हर सबसे एक ज्यादा, लोगों क्योंकि के लिए। जो ओल्ड एज होते हैं, खवातीन है या मर्द वगैरह, वो ऑलरेडी बच्चे होते हैं। उनके भी सेंस को देखते हुए वो क्या जाता है कि वो कहते हैं नहीं भाई हमें अच्छा। और साथ ही साथ आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर क्या क्रिएटिविटी की है, क्रिएटिविटी जरूरत है क्योंकि जहाँ इसकी न्यूट्रिशन जरूर है वहाँ पे हमारे लिए फ्रेश न्यूट्रिएंट बिल्कुल बिल्कुल चिल वाटर में डाल दिया भाई, कुकम्बर और जो क्या है बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो तुम्हारी ये जो कार्विंग है ना, मैंने बस बेचैन होकर छोड़ दी। मैंने कहा यार अभी जरा डिस्प्ले हो जाए फिर हम इसको बिल्कुल ऐसे दिल करे कि देखते ही रहो। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इसी तरह की बहुत सारी कार्विंग्स हैं। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप मुझे वो बताओ ना सोशल मीडिया पे जी, शेफ अलिशबाज किचन के नाम से मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है और आप मुझे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर कुकिंग क्लासेस, फॉर फूड स्टाइलिंग। क्या बात है आप भाई। मुझसे मैं फ्रीलांस जो हूँ आप वर्क करती हूँ इस तरह से, और ऑनलाइन। अच्छा एक और चीज है, मुझे एक और मुझे हकीम साहब मुझे एक बात बतानी थी कि मैंने कल देख रही थी इसी तरह भिंडी को भी फ्राई किया गया था। भिंडी की भी बड़ी शुगर के उसमें बड़ी इफादियत है। भिंडी को उन्होंने मतलब पीसेस में किया और आपने भी एक बार मेरे साथ किया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। बेसन था और उसके अंदर कलवंजी अजवाइन और उसको भी हमने वो फिर यूं मिक्स किया, याद है? मिला लें आप तमाम चीजें, ऐसा है ना, भिंडी को चीरा लगा दिया, लगा के उसमें भर दें, वो क्रिस्पी बनी थी वो एग्जैक्टली भर के तो थोड़ा सा धागा बांध दे जैसे करें, वो भी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त बन जाती है। और वैसे भी अगर हम उसको बिल्कुल 2-2 टुकड़ों में करके और इसी तरह ये मटेरियल बेसन भी फायदेमंद है ऑफ कोर्स, उसके अंदर कलवंजी और अजवाइन और 1-2-3 और चीजें ऐसी हैं जिससे उसके अंदर अरोमा है। जब हम उसको क्रिस्पी बनाए फ्राई करके निकालें तो वो क्या आउटस्टैंडिंग होगा, और शुगर के लिए भी बेहतर है वो वैसे भी ना। हम इसमें वही वाली बात है कि करेले में भी हम अचार मसाले जो भी चीजें हम ऐड अपना फ्लेवर इनहांस करना चाहते हैं तो हम इसमें तमाम सब्जी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। बैंगन के पीसेस और बंद गोभी या फूल गोभी, तो ये डिपेंड ऑन यू कि अगर आप कुछ थोड़ा सा वेजिटेबल को इनहेंस करके अपनी फायदे न्यूट्रिशन वैल्यू बना सकते हैं तो जरूरी नहीं सिर्फ आलू ही फ्राई हो सकता है। जो है ना, जैसे आजकल मूली का बहुत मौसम है, अरे हाय हाय, मूली पत्तों समेत खाइए। अरे एक बात ना, इस बेचारी ने कहा था आज मैं अपना मूली का साग बनाऊं। अच्छा मैंने कहा नहीं आज नहीं, आप करेले बनाना फिर बनाना, इसने कहा था मूली, गाजर, चुकंदर, लौकी, घिया, तोरी। अच्छा सर्दियों में हमारे वाले मिक्स नहीं बनाते मिक्स सब्जियां। ये मैं जब सब्जी की दुकान पे जाता हूँ तो मैं कीमतों को देखता हूँ और मैं कहता हूँ लोग वहाँ गोश्त की दुकान पे रश लगा हुआ है तो सब्जी वाले मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। अगर इन चीजों को हजम करना है नाज़रीन तो आपको सैलेड को लाजमी इस्तेमाल करें और पूरी नेमत खुदाबंदी है। और सभी आप ये देखें कि हर कोई अपने अंदाज से देखता है। मरीजों के लिए मूली बेहतरीन चीज है और इसी तरीके से आपका मूली जो है मोटे मरीजों के और कब्ज के हवाले से यहाँ पर ये इसीलिए तो है और जिस तरह प्रेजेंटेशन जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेहतरीन चीज, जिस तरह आपने खूबसूरत सजाया ना, ये देखिए मूली को नाज़रीन किस तरीके से तरीके से इन्होंने काटा है, बहुत अट्रैक्टिव के खा सकते हैं। खूबसूरत तरीके से काटने के बाद जो है मेरे चलिए जब बहुत खाली इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ नई सूरज की उमंग की तरह तुलू होंगे और फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।